नमस्ते, नमस्कार, वेलकम आपको विशाखा के इस खूबसूरत आफ्टरनून में, अर्ली इवनिंग में खुशामदीद कह रहा हूँ। कहानी कहानी या दास्तान एक ऐसा फन है जो ज़्यादातर शादीशुदा लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि जब हस्बैंड रात को देर से घर आता है तो कभी न कभी कहानियाँ सुनने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा कहानी को खुदा की ज़ात खुद है। जितने आसमानी सहीफ़े हैं, जितनी किताबें हैं, सब में कहानियाँ ही हैं, दास्तानें ही हैं। तो आज अगर अदील हमारे साथ बैठा है और हमें कुछ दास्तानों से महसूस करना चाहेगा, तो हमें खुशी होगी कि इतनी पुराने रेफरेंसेस माजी के उनके साथ मिला के जो दास्तान गोई, जो समा अदील बांधते हैं, वो उन्हीं का काम है। So without further ado, I welcome Adil and give the mic off to him. It's all yours. अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि अगर बात करने वाला हो और बात सुनने वाला ना हो तो वो बात नहीं होती। मैं जब भी कहीं गया हूँ किसी भी महफिल में, आम तौर पे इब्तिदा में कुछ एक बोरिंग सी एक दो बातें हैं जो मैंने बस पकड़ी हुई हैं और वो मैं रिपीट ज़रूर करता हूँ। वो शो से पहले ज़रा एक आइस ब्रेकिंग के लिए अच्छी होती हूँ। उसमें से जो एक इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे किसी ज़माने में अच्छी लगी थी कि हम आम तौर पे किसी भी बात को लफ्ज़ों से समझते हैं। हर लफ्ज़ का हमारी डिक्शनरी में, हमारी लुगत में कोई ना कोई मीनिंग मौजूद है। और अगर आप लोगों ने उर्दू पढ़ी होगी तो उसमें मीनिंग भी होते थे, उसके ऑपोजिट्स भी होते थे, जिसको हम मुतज़ाद कहते थे, मुतरादिफ भी होते थे। तो हम आम तौर पे लफ्ज़ों में घिरे रहते हैं, लफ्ज़ों से जुमले बनाते हैं, जुमलों से कहानियां बनाते हैं। असल में लफ्ज़ कुछ भी नहीं होते। अगर आप वैसे टेक्निकल के अलावा भी देखें तो लफ्ज़ अपने अंदर कुछ भी नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि झूठा और सच्चा दोनों एक ही जुबान और एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये है कि जिसने सच बोलना होगा वो भी यही कहेगा कि आई लव यू, जिसने झूठ बोलना होगा वो भी यही कहेगा कि आई लव यू। उसके पास कोई और अल्टरनेटिव जुमला नहीं है। तो सच और झूठ का फर्क कैसे होगा? ये फर्क होता है सुनने वाले से। यानी एक शख्स ने बात कही, फिर दूसरे ने सुनी। अब इसमें लहजा भी आ गया, इसमें उसका पुराना किरदार भी आ गया, इसमें हालात और वाकयात भी आ गए। तो किसी एक लफ्ज का मानी समझने के लिए भी हमें उसे कई हवालों से देखना पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा अहम बात यह होती है कि बात सुनी जाए। हम आमतौर पे लफ्जों में फंस जाते हैं, लेकिन उससे निकल कर अगर तवज्जो सुनने को दी जाए तो कोई ना कोई मानी खुद तश्कील पा जाता है। तो आज की जो भी महफिल सजेगी, उसका जो भी रंग निकलेगा या उसका जो भी एंडिंग का कोई एक लफ्ज या उसका एक मानी होगा, उसमें आपका और मेरा, हम दोनों का मुश्तरका हिस्सा होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं और आप बात सुन रहे हैं। अब आप कैसे सुन रहे हैं, ये इस पूरे दिन की जो भी आज की महफिल है, इसकी कहानी है। अच्छा, कहानी मैं क्यों सुनाता हूं? एक तो ये चीज अहम है, और दूसरी ये कि कहानी लोग सुनते क्यों। आम इस्तिलाह में ना कहानी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जब भी किसी ने कोई झूठी बात की हो, हम उसे कहते हैं कहानी में सुना। यानी झूठ, फिक्शन, इसको हम समझते हैं कि जब भी कोई झूठ कह रहा होगा तो हम कहेंगे कि कहानी मत सुना। हालांकि कहानी के बारे में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग जुमला मैंने एक जगह पढ़ा था, वो ये था कि इंसान और जानवर में जो बुनियादी फर्क है ना, वो कहानी का। इंसान कहानी बुन भी लेता है और इंसान कहानी सुन भी लेता है, और इंसान उस कहानी पे बिलीव भी कर लेता है। यानी दुनिया का ऐसा कोई जानवर नहीं है, आप जंगल में चले जाएं और आप किसी बंदर से कहें, अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि आप उसे कहें कि भाई ये जो तुम्हारे हाथ में 5 केले हैं ये तुम अभी मुझे दे दो, मैं तुमको इसके बदले कल डबल प्रॉफिट दूंगा, तो आप पे कभी एतबार नहीं करेगा। इंसान जो उसने नहीं देखा माजी में, उस पर भी बिलीव करता है, और जो आगे होना है, जिसका एग्जिस्टेंस है नहीं, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, उसकी इजम्पशन है,
वो उस पर भी बिलीव करता है। तो इसलिए ये इंसान की बुनियादी सिफ्त है कि उसको कहानी बुनना और कहानी सुनना पसंद है। हम जब बहुत पीछे चले जाते हैं ना, केव आर्ट के ज़माने में, जब गारों में इंसान बिल्कुल एक बुनियादी प्रिमिटिव स्टाइल की लिविंग में था, जानवर शिकार किया करता था, तो हम कहते हैं कि उसने जो है वो दीवारों के ऊपर अपनी दिन भर की जो भी उसकी कहानी होती थी वो उसको पेंट कर देता था, ताकि ये उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन था। चले हम ये नहीं कहते कि वो आगे आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर रहा था, लेकिन ये उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन था। इससे भी अगर हम पीछे चले जाएं कि जब इंसान ने लैंग्वेज भी डिस्कवर नहीं की थी, वो तब इशारों से भी कहानी सुनाता था। यानी कहानी से मुराद ही यही है कि उस पर जो कुछ बीतेगा वो उसने आके किसी न किसी के साथ शेयर करना है। और अब ये दोनों लोग मौजूद हैं, यानी शेयर करने वाला भी मौजूद है और सुनने वाला भी मौजूद है। सो कहानी हजारों लाखों साल से, जब से इंसान का वजूद है, ये उसके साथ चल रही है। आमतौर पे जब हम दास्तान गोई की बात करते हैं ना, तो हमारे खित्ते में दास्तान गोई से जो हमारे जहन में जो तस्वुर आता है वो तिलिस्म होशरुबा या दास्तान अमीर हमजा का आता है। ये अगर आपको दास्तान अमीर हमजा के बारे में कभी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, हमने ऑफकोर्स हम सब ने अपने बचपन में उसकी बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। कहा जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है, उससे बड़ी कहानी आज तक लिखी ही नहीं गई। वो कहीं अरब के खित्ते में उस कहानी का आगाज हुआ था, जहां कहानी का जो मेन महवर था वो ताकत था और हुस्न था। फिर वो पर्शिया पहुंचा, फिर वो इंडिया पहुंचा। तो जैसे जैसे एक तारीख का सफर चलता रहा, सिविलाइजेशन का सफर चलता रहा, वैसे वैसे दास्तान अमीर हमजा अपग्रेड होती गई। तो वो कहानी, वो दास्तान जो कभी सिर्फ हुस्न और ताकत के गिर्द होती थी, उसमें तिलिस्म आ गया, उसमें अय्यारी आ गई, और उसके बाद कहानी का वॉल्यूम बढ़ गया। तो वो जो दास्तान गो होते थे ना, वो शहर के चौक पे आमतौर पे कहानी सुनाया करते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि वो कहानी जब बिल्कुल पीक मोमेंट पे पहुंच जाती थी तो कहते थे कि बस बाकी कल सुनाऊंगा, और फिर वो नहीं सुनाते थे। फिर लोग उनकी मिन्नतें करते थे, उनके पास जाते थे, शहर के अमीर लोग उनको पैसे देते थे, फिर वो आके कहानी मुकम्मल करते थे। हम अक्सर देखते ना ये इंडियन टीवी सीरियल्स खास तौर पे कि 400-400 500-500 किस्तें कैसे हो गई। दास्तान अमीर हमजा की 70,000 किस्तें बन सकती हैं अगर वो बिल्कुल लीनियर वे में भी सुनाई जाए। इसी तरह एक दास्तान को का किस्सा बड़ा मशहूर हुआ। कहते हैं कि उसने कहानी सुनानी शुरू की और उसमें हीरो हीरोइन से मिल गया, उनकी शादी हो गई, और उसके बाद अब सुहाग रात थी। सुहाग रात पे पहुंच के अब उसने घूंघट उठाना था। इस काम में उसने 6 साल लगा दिए। 6 साल वो लोगों को हर हफ्ते कहानी सुनाता था, वो घूंघट नहीं उठाता था। अब ऐसा मुमकिन कैसे है? तो भाई मुमकिन ऐसे है कि जो दास्तान गो होते हैं, दास्तान गोई का कमाल ही यही है कि वो माहौल के हिसाब से, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से कहानी को कहीं भी लेके जा सकता है। तो वो कहता था कि उसने एक ऐसे नीले याकूती बुंदे पहने हुए थे उस लड़की ने, जिसकी शादी हुई थी, दुल्हन के थे नीले याकूती बुंदे। उनका याकूत बिल्कुल ऐसा था जैसे मिजार शरीफ की मस्जिद का गुंबद जो बनवाया था फलां बादशाह ने। अब कहानी गई बादशाह पे। अब 6 साल गुजर गए, लोग आए, वो कहें भाई घूंघट। आखिर में कहते हैं शहर के एक रईस ने बंदूक की या तलवार की नोक पे उसको कहा, नहीं बस अब आपको कहानी भाईजान बढ़ानी पड़ेगी, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक रवायती दास्तान गोई है हमारी, जो हमारे खित्ते में मौजूद है। अरब में भी है, पर्शिया में भी है और हिंद में भी है। आम तौर पे यही तस्वुर आता है कि जब दास्तान को बैठेगा तो वो आपको किसी ऐसी दुनिया की कहानी सुनाएगा जो आपने नहीं सुनी। और वो लोग भी इसीलिए सुनते थे। जब उनको कोकाफ का बताया जाता था, अफरास्याब का बताया जाता था, धुएं के पुल का बताया जाता था, या उम्र यार की जंबील और उससे निकलने वाली चीजों का बताया जाता था, तो वो सब अनबिलीवेबल चीजें होती थी। तो लोग इसलिए कहानी सुनते थे कि कोई ऐसी चीज देखनी है जो थोड़ी उनकी फैंटेसी हो या उनकी इमेजिनेशन से भी थोड़ी बाहर की चीज हो। मैं जो कहानियां सुनाता हूं मोस्टली वो कहानियां या तो मेरी अपनी होती हैं, मेरे साथ बीती हुई चीजें, या मैंने किसी से सुनी हैं या अपने आसपास देखी हैं या पढ़ी हैं। और मैं इसलिए सुनाता हूं कि हम आज दौरे जदीद में जितना ग्लोबल विलेज के नाम पे हम कनेक्टेड हो गए ना, तो उतना ही हम अपने बिल्कुल साथ
वाले बंदे से भी ना आशना है। मतलब यहाँ बैठ के आपको ये बिल्कुल पता होगा कि लाहौर में क्या चल रहा है, लेकिन आपको शायद अपनी साथ वाली गली या अपने साथ वाले घर का पता नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सी चीजें हमारे लिए जो आज की हैं वो भी उसी लेवल की हैं कि अगर सुनाई जाए तो वो दास्तान अमीर हमजा ही लगे। बहरहाल कहानियों की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो जगह है मिसिसागा, मैं तीसरी दफा यहाँ पे आ रहा हूँ, तीसरा साल है मेरा। पहली दफा जब मैं आया था ना तो मैं यहाँ बाहर मिसिसागा में ही आप समझ लें कि मैं उतरा था और फिर मैं बहुत परेशान भी हुआ था। तो मैं बहुत देर ना इसकी सड़कों पे फिरता रहा। मुझे प्रॉब्लम उस वक्त ये हुई थी कि एक तो मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही थी, दूसरा मैंने कोई मछली खा ली हुई थी तो मुझे वॉशरूम जाना था, और तीसरा मुझे पावर बैंक लेना था, और चौथा मुझे अपने लिए होटल ढूंढना था। तो मैं ये स्क्वायर वन मॉल से निकला था सिम वगैरह डलवा के, और उसके बाद मैं पूरा मिसिसागा फिर लिया मैंने, मतलब 2.5-3 घंटे में चला, मुझे यही 3 चीज़ें नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार मतलब बार बार गाड़ियों की दुकानें और हर दूसरे मिनट के बाद नेल्स का स्पा आ जाए, तो मैं कर क्या रहे हैं लोग? गाड़ियां खरीद रहे हैं, नाखून बढ़ा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, नाखून बढ़ा रहे हैं, होटल एक नहीं बनाया हुआ, कोई वॉशरूम नहीं नजर आ रहा है, कोई पब्लिक उस तरीके की चीज नहीं नजर आ रही। खैर बैर आगे जाके मार्केट एक नजर आ गई। एक मार्केट में मैं एंटर हुआ और वहां अब मैं उनसे पूछने ही, मैंने थोड़ी ऑकवर्ड सी बात थी कि मैं इनसे पूछूंगा कि अच्छा वो कहाँ है वॉशरूम वगैरह। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा अरे आप, मैंने कहा मुझे पहचान गए? उन्होंने कहा हाँ मैं आपको बिल्कुल पहचान गया, आप पाकिस्तान से? मैंने कहा जी जी। सारी बात करके उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पावर बैंक लेना है और वॉशरूम वगैरह जाना है। अब उनके साथ ये उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सर्व किया, समोसा भी खिलाया, चाय भी पिलाई, मैं उनके प्लाजा में फिरता रहा। उसके बाद मैं बाहर निकला और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आसपास कोई होटल है जहाँ मैं स्टे कर लूँ जो थोड़ा सस्ता भी हो? उन्होंने कहा ये थोड़ा सा आगे है, ये यहाँ से आप सीधा जाएंगे, बस ऐसे राइट हो जाए, आप बस ले लें, मैं आपको बस पे बिठा देता हूँ। मैंने कहा नहीं कि ज़्यादा दूर नहीं, तो मैं पैदल चला जाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ 10-15 मिनट। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ऑफर भी की कि मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। 2 घंटे में चलता रहा और कोई होटल नहीं आया। अच्छा मैं यहाँ जितना फिरता हूँ ना मिसिसागा में, मुझे लगता है मैं ऐसे थोड़े से ना डेवलप पाकिस्तान में फिर रहा हूँ। ज्यादातर मतलब अपने लोग टकर जाते हैं, अपनी अपनी बातें टकर जाती हैं, ठीक है, अंदाज भी टकर जाता है, गाड़ी में ऊंचा डेक भी टकर जाता है। तो इस तरह की बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी ये जगह है, और हालांकि बहुत कम वक्त गुजरा है, लेकिन फिर भी इस जगह के साथ एक थोड़ी सी याद बन जाती, क्योंकि मैं 1-2 रातें यहाँ पे ख्वार हुआ हूँ, तो उस ख्वारी की वजह से मेरी इस जगह से यादें। आप लोग यकीनन पाकिस्तान से, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो पाकिस्तान से आए होंगे, और उन्होंने भी पाकिस्तान में बहुत ख्वारी काटी होगी, तो उनकी भी पाकिस्तान से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। सबसे पहले तो एक जो मुबारकबाद हमें एक चीज़ सेलिब्रेट करनी चाहिए, जो हमने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, अरशद नदीम। सो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं देखा पाकिस्तानी अवाम बहुत सेंटिमेंटल हुई थी और बहुत इमोशनल। मुझे तो सिर्फ इस चीज़ की खुशी थी कि पहली बार हमने क्रिकेट से हट के किसी और अच्छी बेहतर स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट लिया है। मैं हमेशा से इस तरह की स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन हमारी तरफ सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो क्रिकेटर्स हैं। तो अरशद नदीम जब जीता है ना, तो सबने उसकी जीत को ऐसे ओन किया है, वजीर आजम ने, वजीर आला ने, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने, तो सारा मतलब ये रह गया था कि कोई कि यार ये जो नेजा था ना, ये बिल्कुल एंड पे ना मैंने अपने हाथ से ऐसे, मुझे ना याद है वो हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं सोहेल अहमद साहब, तो सोहेल अहमद साहब ने ना एक स्किट किया था इसी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में क्रेडिट लेने सारे आ जाते हैं। तो एक दफा बहस चली थी कि भाई ये एटम बम जो है ना, ये चलाने का फैसला किसने किया था? तो नवाज शरीफ साहब के हामियों ने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब का क्लियर डिसीजन था। वो तो बल्कि पोस्टरों पे लिखते भी थे एटमी सियासतदान कि भाई इसने न्यूक्लियर टेस्ट किए। कोई कहता था कि नहीं जी, शेख रशीद कहता था कि नवाज शरीफ डरा हुआ है, मुशाहिद हुसैन कहता था कि फलां है, कोई कहता था फौज ने किया, क्लियर नहीं हो रहा था। तो उसमें सोहेल साहब ने एक बड़ा अच्छा स्किट किया, और वो ना चौधरी शुजात हुसैन बन के आ गए। और चौधरी शुजात हुसैन का अब हमें सबको पता है कि वो बूढ़े हो गए में, तो उनकी बात जो है वो समझ नहीं आती। तो आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने नवाज शरीफ को कहा था बम फाड़ने का, उसको मेरी बात नहीं समझ आई, फिर मैंने उसको इशारा किया ठीक है, तो फिर उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया।
मैं कल जब अरशद नदीम की वो देख रहा था ना सेलिब्रेशन में, जैसे सारे शरीक हो गए कि हम तो बचपन से जेवलिन थ्रो के जो है वो शौकीन, और ये हमारी ही वजह से सब कुछ हुआ है। सबसे खूबसूरत बात जो थी इस पूरी ओलंपिक में जो मुझे जो नजर आई, जो नीरज चोपड़ा की माँ की स्टेटमेंट थी ना, कि उसने दिल जीत लिया। कि मतलब वो एक तो वो हरियाणा हमारे बिल्कुल साथ ही है, तो वो बिल्कुल हमसे बहुत सिमिलर है, ये भी हमारा हमारा लड़का ही है जो गोल्ड लेके आया है, वो भी हमारा लड़का है। और इधर से अरशद की वालदा ने, तो ये अब हम अक्सर औकात पता क्या होता है, मुझे अक्सर औकात जब मैं पर्टिकुलरली कनाडा आता हूँ तो यहाँ पे बात करते हुए इंडियंस मिल जाएं, भोपाल के, हैदराबाद के, दिल्ली के, वो उर्दू में बात करते हैं। पंजाब के लोग मिलते हैं, वो मुझसे पंजाबी में बात करते हैं, तो दोनों का ना एक, अरे यार आप तो बिल्कुल हमारे जैसे, कोई फर्क ही नहीं। अब मुझे ना ये बात थोड़ी सी तंग करती है। उसकी वजह ये है कि ऐसा थोड़ी था कि शुरू से कोई दो अलग चीजें थी। आपने खेतों के बीच में से बाढ़ गुजारी है, खेतों के बीच में से, लोगों के घरों से, लोगों की जमीनों से सरहद गुजरी है, ठीक है। और बॉर्डर वो अननेचुरल है, लेकिन हम 70 साल बाद उसको हकीकत समझते हैं। और जब हम देखते हैं कि अच्छा यार, ये सामने वाला तो बिल्कुल हमारे जैसा है, हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारी जैसी बोली बोलता है, हमारी जैसी सोच रखता है, और हमारी जैसी ही इसकी भी गंदी आदतें, हमारी जैसी ही इसकी हरकतें हैं, हमारी जैसी ही इसकी ख्वाहिशें हैं, तो आप हैरान होते हो। हालांकि हैरान आपको बॉर्डर पे होना चाहिए। और ये जो बॉर्डर है ना, ये हमें लगता है कि ये 14 अगस्त 1947 को खिंचा था, तो ये ऐसा भी नहीं है। ये तो मैं मतलब बिल्कुल कंक्रीट बेस पे कह सकता हूँ कि ये बॉर्डर असल में ऐसा नहीं है। ये बहुत वक्त के साथ बहुत मजबूत हुआ है, और इतना मजबूत कर दिया गया है कि कोई किसी गलती से भी इधर उधर समंदर में या खुशकी पे इधर से उधर हो जाए तो उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं होता कि वो मरेगा या वो वापस आएगा या वो कैदी हो जाएगा। 1947 में हमने अपना मुल्क हासिल किया। मुल्क जो हमारा हासिल हुआ था उसकी बुनियादी तौर पे जो तकसीम हुई थी वो पंजाब और बंगाल में हुई थी, और थोड़ा सा कश्मीर। पंजाब की बदबख्ती कह लें या क्या कह लें कि उसके ऊपर ये तकसीम, ये आज़ादी बहुत बड़ा कहर बन के टूटी। इसमें लाखों लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो गए, हजारों औरतों का रेप हुआ, लाखों कत्ल हुए, पूरे के पूरे शहरों के डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए, क्योंकि उस वक्त एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म छाया हुआ था और उसी के गिरदाब में सब आ गए। तो जब एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई तो लाहौर में, अगर आप लोगों की लाहौर से वाकफियत है, तो वाल्टन का इलाका था और इसके अलावा और जितने एरियाज जो बॉर्डर के करीब थे, यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स लगे हुए थे, और एक बहुत बड़ी आबादी, मतलब 1947 में आप सोचें कि पहले कत्ल हुए हैं, और ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि लोग कहते हैं कि हम अपने प्यारों की लाशों के ऊपर से छलांगे लगा के पाकिस्तान पहुंचे, या जो पाकिस्तान में कत्ल हो रहे थे वो हिंदुस्तान पहुंचे। एक दिन पहले आप अपने बड़े बड़े घर में बैठे हुए हैं, आप लखपति हैं, करोड़पति हैं, आपकी मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, या आपकी उस जमीन के साथ एक हजारों साल की अटैचमेंट है, लेकिन ओवरनाइट वो सब खत्म हो जाता है। रेफ्यूजी कैंप में आने के बाद जो सबसे पहली चीज लोगों को पता चलती है वो तो यही है कि वो जो सपना, वो जो ख्वाब देख कर आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके साथ एक अलग स्टेज का, वहां पे आप कह सकते हैं कि इंजस्ट शुरू हो जाता है। रियासत ने उस जमाने में कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी जो रेफ्यूजी कैंप्स में जाया करते थे। वो वहाँ पे तालीम वगैरह, जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे, तो वो वहाँ पे कोई मेडिकल की सर्विसेज कर रहा है, कोई उनका इंदराज कर रहा है, कोई गुमशुदा अफराद ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ काम थे जो रियासत ने पढ़े लिखे लोगों में बांटे हुए थे। उन्हीं में से एक है मुमताज़ मुफ्ती। मुमताज़ मुफ्ती जो है वो उर्दू के एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। बेतहाशा उनका काम जो है वो उर्दू में मौजूद है, और बहुत, चूंकि वो पार्टीशन का टाइम है, हमारे ज़्यादातर जो राइटर्स का काम है वो पार्टीशन के ही फेस का है। और बकौल इंतज़ार हुसैन के कि इंसान की ज़िंदगी का एक सानहा उसकी ज़िंदगी भर के क्रिएटिव प्रोसेस के लिए काफ़ी होता है। तो ये पार्टीशन जो था, ये इसने उस दौर के जितने भी फनकार थे उनको बहुत बुरे तरीके से ज़हनी तौर पे परेशान किया था, क्योंकि वो एक अलग ज़िंदगी में रह रहे थे। जैसे मंटो, वो बम्बई में बैठा हुआ था, एक जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि वो, मैं उसके मुतालिक उस तरह की बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत एरोगेंट सा, एक बहुत एटीट्यूड वाला राइटर था। वो हर एक के साथ काम नहीं करता था, वो महंगी ब्रांड की सिगरेट पीता था, और बड़े बड़े जो उस दौर के सुपरस्टार दिलीप कुमार या अशोक कुमार या और जो थे,
वो कहा करते थे कि भाई अगर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखवाना है तो उसका स्क्रीन प्ले, उसका जुमला मंटो लिखे। तो उसकी बंबई में लाइफ थी, और जब वो लाहौर पहुंचा है तो उसके पास रहने की जगह नहीं है, खाने की नहीं है, कोई जानता पहचानता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। या जॉन एलिया की फैमिली जब अमरोहे से निकली और वो वहां पहुंची कराची, तो उनके लिए सबसे बड़ा सदमा यही था कि यार इस शहर में हमें कोई जानता ही नहीं। मतलब कहाँ आप निकले और आपको 100 बंदा सलाम करे, रात को आपसे मिलने आए, आपके घर पे शायरी हो रही हो, आपके घर पे अलजबरे की गुफ्तगू हो रही हो। तो जब हम पार्टीशन को देखते हैं, जब हम इस तरीके के वाकयात को देखते हैं ना, तो हम आमतौर पे बहुत पॉलिटिकली देखना शुरू कर देते हैं, और वही आर्ग्यूमेंट और नंबर। हम वो सिविलाइजेशन का जो लॉस है कि यार दिल्ली 1947 में किसकी अक्सरियत थी, वहां पे कौन सी जुबान थी, वहां पे कौन लोग रहते थे, इसका अगर हम आज समझने बैठे तो हम बड़े हैरान होंगे कि दिल्ली जो अब हमें दिखता है ऐसा नहीं था, लाहौर जो अब हमें दिखता है वो ऐसा नहीं था। तो पूरे पूरे डेमोग्राफिक्स चेंज हुए हैं, पूरी पूरी सिविलाइजेशनें जो गर्क हुई हैं, वो कैसे निकलेंगी? वो निकलेंगी कि अगर आप उस दौर की कहानियां कुरे दें, और उस दौर की कहानियां उसी दौर के राइटर्स ने अपने अफसानों में, अपने नॉवेल्स में तो लिखी हैं, फिर अपनी आबीतियों में भी लिखी हैं। तो मुमताज मुफ्ती साहब की एक किताब है, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले जिंदगी में तो जरूर पढ़िएगा। वो उनकी आबीती है, और वो माशाल्लाह ना 92 के तकरीबन होके दुनिया से गए थे। तो उन्होंने 1901 से लेके कोई ऑलमोस्ट 1991 तक अपनी जो जिंदगी है वो डॉक्यूमेंट की है। और एक अफसाना निगार अगर एक 90 साल की जिंदगी लिखे तो आप, और जिसके अंदर पार्टीशन भी है, वर्ल्ड वॉर भी है, यूब खान का दौर भी है, ज़िया भी है। सो उनकी पहली किताब, जो पहला हिस्सा है पार्टीशन से पहले तक का, उसका नाम है अलख नगरी। और जो दूसरी किताब है जो पार्टीशन के बाद का हिस्सा है, नहीं सब पहली जो पार्टीशन से पहली है उसका नाम है अलीपुर का एली, और जो पार्टीशन के बाद है उसका नाम है अलख नगरी। ये दो हिस्सों में। अलख नगरी में दो एक कहानियां हैं जो बहुत ही मजेदार हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जो हमारे आपके लिए, सबके लिए वैसे ही जानना बहुत जरूरी है। एक कहानी है 26 हिंदनियां। कभी सुनी आपने कहीं पे? आपको इल्म है सर? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है 26 हिंदनियां। 26 हिंदनियां ये है कि लाहौर से कुछ आगे एक इलाका है एमनाबाद, और एमनाबाद में रहा करते थे सारे शेख। और शेखों के बारे में, ये मुफ्ती साहब की राय, मेरी नहीं, जो मैं बता रहा हूं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो शेख है ना, उसकी जो बीवी होती है ना शेखानी, उसको एक चीज पता होती है कि शेख के पास है पैसा, और वो शेख को बहुत कंट्रोल करके रखती है। तो वो इंडिया की बाकी बीवियों के मुकाबले में जो शेखानी है ना, वो हमेशा से अपने आप को बहुत मेंटेन रखती है। वो तैयार होती है, वो मेकअप करती है, वो घर के कामों में, बाकी चीजों में अपने आप को खराब नहीं होने देती, क्योंकि उसने शेख को काबू में रखना होता है। ये उनकी राय। तो शेखानियां जो है वो बड़ी तगड़ी थी एमनाबाद में। और जब पार्टीशन में फसादात हुए तो कहीं से एमनाबाद में इतला पहुंची कि भाई इस गांव के लोग भी गए हैं और उन्होंने हिंदुओं की लड़कियां उठा दी। शेखानियां अपने घरों से निकली, एमनाबाद की उस गांव की, वो सारी इकट्ठी हुई, और उन्होंने, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये गांव का एक कम्युनिटी लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो सिर्फ शेखानियां थी, वो इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि भाई बाकी हिंदुस्तान में जो हो रहा है सो हो रहा है, एमनाबाद में ये नहीं होगा, हम अपने मर्द को किसी और औरत के पास नहीं जाने देंगे। तो तब तक कोई शेखानी अपने बिस्तर पर नहीं जाएगी जब तक उसके घर की पूरी सर्च ना हो जाए, या उसका बंदा घर पे ना आ जाए, ये पता ना चल जाए कि भाई वो आज इस वक्त कहाँ है। पूरी रात वो शेखानियां गांव में फिरती रहीं और उन्होंने 26 लड़कियां वहां से बाजियाब करवाई। तो इस चैप्टर का नाम था 26 हिंदनियां। और आज जब मैं वो नीरज चोपड़ा की वालदा की स्टेटमेंट देख रहा था तो किसी ने लिखा हुआ था कि दुनिया अगर माएं चलाएं तो कभी लड़ाई ना हो। सिमिलरली वायलेंस को देख के पता नहीं क्यों, लेकिन मेल जेंडर शायद मुझे ज्यादा जिम्मेदार नजर आता है। विमेन इवन इन दिस सर्कमस्टेंसेस भी उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत डिफरेंट है। वो उस तरीके से नहीं देख रही कि सियासत क्या चल रही है, मजहब के उसके अंदर आके लोग क्यों जुनूनी हुए, क्यों पागल हुए। क्योंकि दुनिया की आप कोई भी जंग उठाएंगे तो आपको उसमें रेप मिलेगा,
आपको उसमें मर्डर मिलेगा, लेकिन आपको उसमें विमेन की वायलेंस करने की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम मिलेगी या शायद मिलेगी नहीं। तो मुमताज मुफ्ती साहब जब ये रेफ्यूजी कैंप में जाते थे और लोगों से मिलते थे तो उनकी इस तरीके की कहानियां थी जो उनको मिलती थी, और वही उन्होंने बाद में अपनी किताब में रकम भी कर दी। अपने एक विजिट पे वो कहते हैं कि मैं वहां जा रहा था तो मुझे रेफ्यूजी कैंप में एक लड़की नजर आई, और वो लड़की कोई बहुत हसीन नहीं थी, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मैं कहूं कि बस ऐसी तो लड़की देखी ही नहीं। वो एक आम शक्लो सूरत की लड़की थी, एक आम गांव की देहाती लड़की थी, लेकिन उस लड़की के फेस में कुछ था, कोई बात थी कि मुझे उससे एक अट्रैक्शन फील हुई और मैं उसके पास जाना शुरू हो गया। अब ये रेफ्यूजी कैंप आते और ये उस लड़की को देखते, ये उससे मिलते, उससे बात करने की कोशिश करते, ये चीज कैंप के बाकी लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जाहिर है कि पहले ही बहुत हालात खराब है, अब उन लड़कियों का कोई आसरा नहीं है और वो आगे कैंपों में रह रही हैं और कोई और आके उनके साथ जान पहचान या और भी तरीके से किसी भी सिलसिले में ताल्लुक या बात करने की कोशिश करे। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं जब 2-3 दफा गया और वहां आसपास लोग जमा हो गए तो वो लड़की आ गई और उसने मुझे उन सबसे बचाया, और उसने कहा कि तुम, बाकी लोगों को कहा कि तुम कौन, तुम्हारा क्या काम है, ना तुम मेरे बाप ना तुम मेरे भाई, तुम्हारा क्या लेना देना। तो उसने उन सबको हटाया और मुफ्ती साहब को बिठाया और कहा क्या मसला है, क्यों आते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई बात है, तुम्हारे चेहरे में ना कुछ है, कोई चीज है जो खींचती है मुझे। उसने कहा मुझे पता है, और इसी बात का मुझे दुख है कि मेरे में कुछ है। यहां से मुफ्ती साहब को उसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी होती है और अब वो रोज उसके पास आके बैठ रहे हैं और उसकी कहानी सुन रहे हैं। तो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। उसका नाम होता है नज्जो, नज्जो, नाजो, इस तरीके से ये लफ्ज लिखा होता है, और ये बॉर्डर के उस पार के पंजाब की कहानी है। और जिस गांव में नज्जो रहती थी वहां पे ज्यादातर जाट थे, उसके बाद पठान थे और फिर सिख थे। सिख जो थे वो जमींदार थे, वो तगड़े थे, पठान भी माड़े नहीं थे, और जाट तो बहरहाल उनकी आबादी ज्यादा थी। नज्जो जाट थी। मुफ्ती साहब ये भी लिखते हैं कि जब मैं नज्जो से मिला तो नज्जो ने मुझे कहा कि हमारे इलाके में 2 ही जेंडर होते हैं, मर्द होता है और जनी होती है। और वो कहते हैं कि मैंने वो जो जनी है, वो जो जनानी है, वो भी पहली बार नज्जो को देख के समझा है कि वो क्या होती है। तो नज्जो ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तो पठानों का एक लड़का था, वो बचपन में हम इकट्ठे खेलते रहते थे, तो हमारी दोस्ती हो गई। बड़े हुए तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि अब से तुम बड़ी हो गई हो तो तुमने बाहर नहीं जाना। तो कहती है कि मैंने बाहर आना जाना छोड़ दिया, लेकिन वो जो पठान मेरा दोस्त था उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, तो वो मेरे पीछे पीछे आता था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो बाज नहीं आता था। एक रोज उसने मुझे कहा कि नज्जो, अगर तू मेरे से नहीं मिलेगी, मेरे से बात नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं आएगी, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नज्जो ने कहा ठीक, जा अपनी जान दे दे। अगले दिन चूंकि वो लड़का पठानों का था तो पठान आए और उन्होंने कहा कि कल से हमारा एक लड़का गायब है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, और यहां वो आता था और तुम्हारे घर आता था। उस लड़के की लाश मिलती है कुएं से। उस लड़के ने सुसाइड कर ली और पठानों और जाटों में लड़ाई हो गई, और उसमें गांव में जितनी भी कत्लो गारत हुई उसकी जिम्मेदार ठहरी नज्जो, क्योंकि नज्जो में कोई बात थी, वो बात थी जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। उसके बाद नज्जो बिल्कुल घर पे बंद होकर रह गई। अब नज्जो कहीं आती जाती नहीं है, नज्जो घर पे है। किसी दिन नज्जो कहीं निकल के जा रही थी और उसे देख लिया एक सिख ने, और वो सिख जमींदार था, तगड़ा बंदा था। वो आया, उसने कहा कि मुझे तुझसे मोहब्बत है और मैंने तुझसे शादी करनी। नज्जो ने कहा ऐसा होगा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं जाट हूं, हमारा अपना हिसाब किताब है, हम ना मोहब्बत है ना शादी है, कुछ भी। सिख पीछे पड़ गया। सिख अब उस गांव के चक्कर लगाए और वो उसको कहे कि मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, तू मेरी दुल्हन बनेगी। इस दरमियान में पाकिस्तान बन गया।
अब ये वो वक्त है जब मज़हब की बुनियाद पर मुल्क बन रहा है, कत्ल वारत हो रही है, गाँव के गाँव उजड़ रहे हैं। नज्जो का गाँव बॉर्डर के पास का गाँव है, मुस्लिम गाँव है। इस गाँव के ऊपर सिखों का अटैक हो जाता है, और जब सिखों का अटैक हो जाता है तो सब कत्ल हो जाते हैं। नज्जो की माँ नज्जो को एक ड्रम में बंद कर देती है और वो ड्रम फेंक देती है। वो सिख पूरी लड़ाई में उस गांव में नज्जो को ढूंढ रहा है। गांव के सब लोग या तो मर गए या भाग गए, किसी की लाश मिल गई, नज्जो का कोई निशान नहीं मिला और नज्जो रेफ्यूजी कैंप में आ गए। अब मुमताज मुफ्ती जब उससे पूछते हैं कि तुम्हें उससे मोहब्बत हुई, वो कहती ना मुझे उससे मोहब्बत है, ना मुझे वो चाहिए। मुझे तो इस चीज़ का दुख है कि मेरी वजह, मैं हमेशा वजह बनती हूँ और आज मेरा पूरा ख़ानदान भी कत्ल हो गया, मेरा गांव भी कत्ल हो गया। तो उसमें कहीं मोहब्बत की कोई गुंजाइश, कुछ बाकी नहीं बचा। ऐसे माहौल में कैसे बच सकता। मुफ्ती साहब उससे मिलते रहते हैं कैंप में आके, और इस दरमियान में वो लड़की गायब हो जाती है, वो कैंप से भी चली जाती है। मुफ्ती साहब उसको ढूंढते हैं तो कोई एक बंदा आता है और मुफ्ती साहब को कहता है कि वो ये एक एड्रेस दे के गई है कि ऐसे ऐसे एक बंदा आएगा तो उसको ये पता बता देना कि मैं यहाँ। मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने साइकिल निकाली तो मैं उस लड़की के घर गया। वो बॉर्डर के करीब अपनी किसी खाला के घर पे थी। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जो बॉर्डर है ना, अब ये बॉर्डर अगर आप लाहौर में हो तो आपको पता होगा कि बेदियां की तरफ से भी बॉर्डर लगता है, कसूर की तरफ से भी बॉर्डर लगता है, जल्लो की तरफ से भी बॉर्डर लगता है। तो हमें लगता है कि जैसे शायद बॉर्डर कोई बड़ी दूर की चीज़ है, लेकिन बॉर्डर बिल्कुल लाहौर के ऐसे साथ एक बाढ़ चल रही है, उसके मुख्तलिफ इलाकों के साथ गुजर रही है। और तब बाढ़ भी नहीं थी, तब ये गांव थे, छोटे छोटे टीले थे, जंगल का सा इलाका था, और कुछ कुछ जगहों पे फौजी चौकियां बन चुकी थी। पार्टीशन अभी बहुत क्लियर भी नहीं थी, अभी फैल रही थी, लोगों को गांव गांव पता चल रहा था कि उनका इलाका पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में। मुफ्ती साहब पहुंचते हैं नज्जो की खाला के घर। नज्जो की खाला के घर जब वो पहुंचते हैं तो वहां उनकी नज्जो से मुलाकात होती है, और अभी ये बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो उसे बता रही होती है कि ये मेरी खाला थी, हमने हिजरत की, फिर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं इनके घर आई हूँ। और इसी दरमियान में उनके दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। दस्तक होती है और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सिख बॉर्डर क्रॉस करके इसको ढूंढते ढूंढते इसकी खाला के घर पहुंच गए। अब वो पहुंचा है और वो पहुंच के उसको कह रहा है कि ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, आप दोवें किधरे होर चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, लेकिन तेनू मैं नहीं छड़ना, व्याह ते मैं तेरे नाल ही करना। और वो उसको कहती है तू चला गया यहाँ से, मैंने नहीं जाना। मैंने जैसे कहा ना कि हालात की सेंसिटिविटी देखें। एक लड़की है जिसका पूरा खानदान मर चुका है, उसका गांव मर चुका है। ये वो दौर है जब सियासी तौर के ऊपर हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं, नए मुल्क बन रहे हैं, अनसर्टिनिटी है। अब आप कुछ दिन पहले घर में थे, उसके बाद कैंप में, अभी अपनी खाला के घर पे। मेंटली आप कहाँ हैं इस वक्त? कोई भी आके आपको कहे कि आई लव यू और लेट्स गो ऑन अ वॉक, तो आप कहोगे यार प्लीज, ये कोई वक्त नहीं। तो नज्जो बिल्कुल उस वक्त उसमें थी। वो सिख अभी भी उसके ऊपर वही मोहब्बत सवार कि नहीं मुझे नज्जो चाहिए। इस दरमियान में एक और बंदा भागता भागता आता है और वो आके बताता है कि फौजी आ रहे हैं हमारी हवेली की तरफ, और उनको प्रॉबेबली ये शक हो गया है कि भारत से, हिंदुस्तान से कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। अब इस दरमियान में इस हवेली में हलचल मच जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, सिख को भगाना है। एक कोई कहता है पिछले दरवाजे से। उसकी खाला जो है ना, वो सिख को कहती है कि तुम इधर आओ, मैं तुमको बताती हूँ, इस हवेली का एक बैक गेट है, तुम वहां से भाग जाना। तो कहता है मासी मेरे मित्रों की हवेली है ये, मैं इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, मैं भाग जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उधर से एक बंदा कह रहा है फौज हमारे दरवाजे पे पहुंच रही। फौज ने एक सिख को अगर बॉर्डर क्रॉस करके पकड़ लिया है तो इसका मतलब है कि वो बंदा जा रहा है, उसकी अब डेथ है। लेकिन पीछे हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, एक और मर जाएगा तो क्या। वो कह रही है जा, वो कह रहा है कि मैं तुझे लेके जाऊंगा, और एक बंदा कह रहा है कि फौज गली पे है, गली से दरवाजे पे है, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई। इतने में नज्जो उसको कहती है कि मैं इसकी ऐसी की तैसी, मैं इसको भगा के रहूंगी। उसको कहती है कि तू चल मेरे साथ, और मैं दरवाजा बंद करके आती। नज्जो जाती है,
पीछे खाला रह जाती हैं, मुफ्ती रह जाते हैं, फौज आती है, फौज के कुछ बंदे आते हैं वहाँ के, कहते हैं हमने यहाँ पे किसी सिख को देखा है, कहते नहीं हमारी तरफ नहीं है, वो कहता है अपने घर के दरवाजे शरवाजे बंद कर लें और हमें नजर आया है पकड़ेंगे तो मार देंगे। उसके बाद ये फौज को भेजने के बाद वापस आते हैं मुफ्ती साहब, उसकी खाला के साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद वो कहते हैं वो नज्जो गई थी नीचे दरवाजा बंद करने। उन्होंने कहा नज्जो तो गई। उसने कहा नज्जो कैसे गई? नज्जो तो उससे मतलब उससे क्या, नज्जो तो इस वक्त नफरत से भरी हुई है। उसने कहा नहीं नज्जो उसके साथ चली गई, वो नहीं आएगी। उनके ये कैसे हो सकता है? अब ये उस लड़की की, नज्जो की मासी की राय है, मेरी नहीं है। आप अग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। उसकी मासी ने कहा कि औरत जो है ना वो मर्द का सिर्फ 2 सूरतों में हाथ थामती है, एक जब औरत को सहारे की जरूरत होती है और दूसरा जब मर्द को सहारे की जरूरत होती है। आज अगर इसने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। नज्जो ने उस दौर में, उस कत्लो गारत में, उस सारी सिचुएशन में भी, मुझे कहते हैं ना कि मोहब्बत गालिब रही, इंसानियत गालिब रही, इमोशंस गालिब रहे। आप पागल नहीं हुए, आपने खून नहीं बहाया, या आपने ये नहीं कहा मरता है तो मर जाए, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बार हो चुका था, वो एक पठान को इस तरीके से खो चुकी थी। ये कहानी बाद में मुफ्ती साहब के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट की है। इसका सस्ता सा वर्जन है गदर फिल्म, बहुत घटिया और बहुत सस्ता सा। तो गदर फिल्म देख के ना समझे मुफ्ती साहब की जो है ना आप कहानी पढ़े, क्योंकि कहानी जैसे मैंने कहा ना कि इंसान की सिफ्त है कि वो बुनता है, वो सुनता है। फिर एक तीसरी चीज आती है, यानी पहले तो है ना कहानी तख्लीक हुई, कहानी आपने सुन ली। तीसरी चीज होती है कि जब एक दौर गुजर जाता है, यानी वो कहानी नस्ल दर नस्ल आप सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आपके बड़े आमतौर पे यही काम करते हैं। हमारे नाना, हमारे नाने, दादा दादियां, पुफियां, बुजुर्ग हैं, वो जब बैठते हैं तो वो कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों में 36,000 किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने घर का आपको बताऊं कि हमारे घर में जब कहानी शुरू होती है कि जैसे मेरी अम्मी गई थी और वो पुप्पो के घर से मिल के आई हैं, तो हम अगर उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा सफ़र या कैसी हुई मुलाकात, सब ठीक थे, तो वो ऐसे थोड़ी होगा कि हाँ सब ठीक थे, बस हम बैठे, बात हुई, बात शुरू की, पका क्या था, ठीक है, उन्होंने पिछली दफा ऐसे था, इस दफा ऐसे। ये हम सबके घरों में होता है ना, हम एक बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कहते हैं कि जब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तारीख पढ़ते हैं, तो वो तारीख पढ़ते पढ़ते बड़े बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आ रहे होते हैं फैक्ट्स। जब आप कहानी पढ़ रहे होते हैं ना, तो कहानी में आ रहा होता है पूरे का पूरा विजुअल, तो आपको उस दौर का खाना भी समझ आ जाता है, आपको उस दौर का लिबास, उसका फैशन भी समझ आ जाता है, उस दौर की लैंग्वेज भी समझ आ जाती है, उस दौर के मसाइल भी समझ आ जाते हैं, उस दौर की सोसाइटी की भी समझ आ जाती है। लेकिन ये समझ आती है क्रिटिक से, यानी कहानी लिखी गई, कहानी सुनाई गई, कहानी मकबूल हो गई, कहानी नस्ल दर नस्ल लोग सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, फिर कोई उठा और उसने उस कहानी को या तो रिवाइज किया या उसने उसके ऊपर अपनी क्रिटिक लिखी। तो जब हम हीर रांझा की बात करते हैं ना, जो हमारे खित्ते की एक बहुत बड़ी लव स्टोरी है, तो हीर रांझा कब लिखी गई है ये नहीं पता, किसी को भी नहीं इल्म के हीर रांझा असल में आई कहां से है। ये कहानी जो हमारे पास मौजूद है, इसका जो वर्जन जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये वारिस शाह का वर्जन है। वारिस शाह की जो हीर है वो भी उसने कोई नई नई तख्लीक की, वो सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी और आज तक बड़ी रेलेवेंट है। इंटरेस्टिंगली इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारे मसाइल और हमारा माशरा आज तक तब्दील नहीं हुआ, वो अभी तक उन्हीं बेसिक चीजों से लड़ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वारिस शाह ने 300 साल पहले अपनी कहानी अपने दौर की लिख दी थी, तो अभी तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी ना। अभी तक वो मसाइल क्यों है? क्योंकि वो कहानी आप किसी और अंदाज से सुनते रहे, उस पर क्रिटिक नहीं हुई, किसी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। शेक्सपियर ने अपने आप को खुद शेक्सपियर नहीं बनाया, वो जो दौर गुजरा है जिसमें लोगों ने शेक्सपियर के काम को लेके
उससे इंस्पायर होके, उस पर क्रिटिक करके वो जो काम क्रिएट किया है, तो उससे शेक्सपियर बना है। पर वारिस शाह हो गया, बाबा फरीद हो गए, शाह हुसैन हो गए, और इस तरीके के और बहुत से जो हमारे लोग हैं, वो हमसे इसलिए थोड़े से दूर हो गए कि हम हर चीज को या तो बहुत स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, वो सूफी बाबा हो गए और वो बाहर निकल गए। तो वो जो एक ग्रुप ने उनको बाबा मान लिया, दूसरे ने कहा बाबे तो होते ही सारे खराब हैं, उसने वैसे निकाल दिया। इस चक्कर में जो उसकी कहानी है, जो उसकी तख्लीक है, वो आपने नजरअंदाज कर दी। मसलन बुल्ले शाह के बारे में जब भी बात होती है, आपके जहन में क्या आता है? एक दीवाना, पगड़ी बांधी होगी, घुंघरू पहने होंगे, कसूर की गलियों में जा रहा होगा, शायद मुंह से थूकें भी बह रही होंगी, क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना मजजूब से थे बेचारे। आप उसकी शायरी पढ़ें, कोई भी आदमी जिसका दिमाग ही काम नहीं करता हो, वो इतनी प्रोग्रेसिव, इतनी लिबरल, इतनी फिलोसॉफिकल बातें कैसे कर सकता है? वो अपने दौर के इंटेलेक्चुअल्स थे, हमने उनको या बाबा बना दिया या पागल बना दिया। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम ये भी नहीं समझते कि जिस टाइम पे वारिस शाह, बुल्ले शाह ये पंजाब में शायरी कर रहे थे, तो यहाँ पे पोर्चुगीज भी तो फिर रहे थे ना। पोर्चुगीज हिंदुस्तान में आए थे, तौलिया भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, साबुन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, बाल्टी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये वर्ड्स भी उन्हीं के। तो पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, टर्क्स थे, पर्शियंस थे, अरब्स थे, और फिर आपकी एक लोकल सिविलाइजेशन थी। इसके दरमियान में बैठ के जब कोई शायर कोई चीज लिख रहा होगा, वो मीनिंगफुल ही होगी ना, उसका एक्सपोजर तो देखें। जैसे अभी हम मिसिसागा को तो खैर नहीं कह सकते, सॉरी, कि ये डाइवर्स है, टोरंटो थोड़ा सा डाइवर्स है, मिसिसागा तो देसी है। मैं बुरा ना मनाइएगा, मुझे ऐसे फील होता है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन टोरंटो ज्यादा डाइवर्स फील होता है। तो जब आप लाहौर को देखोगे, तो लाहौर आज से 400 साल पहले डाइवर्स ही तो था। मतलब उस वक्त वो दुनिया के बड़े शहरों में से था। उस वक्त पोर्चुगीज अपना माल लेके वहां फिर रहे थे, वहां की इमिग्रेशनों के लिए अप्लाई कर रहे थे, रंजीत सिंह की मिन्नतें कर रहे थे कि जी हमारे साथ ट्रेड कर लो। तो ये सारी चीजें आपसे छुप इसलिए गई कि आपको जो आपकी ही दौर की कहानियां, आपके इलाके की कहानियां सुनाई गई, वो बहुत मज़े खेज अंदाज में सुनाई गई। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, आप कोई भी कहानी उठा ले, अगर आप जिस तरह लिखी गई हैं वैसे ही सुनाए, तो ये कतन मोहब्बत की कहानियां नहीं, ये ऑनर किलिंग की कहानी है। दो लोग प्यार करते थे, वो एंड पे कत्ल हो गए। तो ये तो अभी तक हो रहा है हमारे खित्ते में। तो फिर हम सेलिब्रेट किस चीज को कर रहे हैं? सेलिब्रेट हम कर रहे हैं जिस लैंग्वेज में वो कहानी लिखी गई है। जब आप उसके डायलेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे यूज हुआ है, कौन सी इंस्पिरेशन आई है, कहानी का क्या मोड़ है, इस कहानी के एलिमेंट्स क्या है, तब आपको उस कहानी की थोड़ी सी कदर आएगी। मुझे कैसे आई? मैं एक बुक थी किसी जमाने में, वो पढ़ रहा था, उस किताब का नाम था दूसरा रो। तो उसमें हर बड़ी पर्सनैलिटी या हर बड़े वाक्य का एक अलग अल्टरनेटिव व्यू भी दिया गया था, जो आम दुनिया में तो मौजूद है, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के एक व्यू। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 80 की दहाई में पाकिस्तान में, चूंकि अचानक से नई चीजें हम इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, तो कोई 80 की दहाई में एक तहरीक चली कि हीर रांझा को हमारे करिकुलम से निकाल दिया जाए, ये लड़कियों को पढ़ाने वाली कहानी नहीं। अच्छा, मुझे जब भी पहली दफा बात पता चली थी, तो एक बड़े सीनियर सहाफी थे और बूढ़े हो गए हुए थे, और वो खुद भी लिखारी थे, किताबें लिखते थे। तो मैंने ऐसे उनसे पूछ लिया जाके, मैंने कहा वो ये बात थी कि जी हीर लड़कियों को स्पेसिफिकली पढ़ाने वाली कहानी नहीं है। उन्होंने कहा हाँ वैसे बात तो ठीक है, लड़कियों को पढ़ाने वाली तो नहीं। मैंने कहा क्यों? फिर लड़कियों की आजादी की बात करती है ना। अब ये चीज थोड़ी सी ना आपको हैरानी होती है कि नहीं, ये तो सब मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब वेस्टर्न थॉट्स हैं, ये पंजाबी के 300 साल पुराने लिटरेचर में नहीं हो सकती। तो हुआ ये कि 80 की दहाई में जो क्रिटिक हुई, उस क्रिटिक में कैदो को हीरो करार दिया गया। कैदो का पता है सबको? बाय द वे, कैदो लंगड़ा नहीं था, ठीक है? हिस्टोरिकली कहीं प्रूव नहीं है कि कैदो लंगड़ा था। वो सिर्फ उसको, कितनी बुरी बात है कि उसको विलन बनाना था, तो उसकी टांग भी खराब कर दी कि थोड़ा सा वो उसको देख के आपको और गुस्सा है, ठीक है? तो कैदो ऐसा नहीं था, कैदो उसका चाचा था, सिंपल। तो एक बंदे ने क्रिटिक की, उसने कहा देखें जी, एक लड़की है, आपकी बेटी है, और आप एक अच्छे हसब नसब वाले आदमी, गांव के चौधरी हैं, आपने अपनी बच्ची को अच्छी तालीम दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, और उसके बाद
वो बाहर से आए हुए एक रैंडम बंदे से, जिसकी ना जात का पता है, ना कारोबार का पता है, ना खानदान का पता है, वो उसके साथ कह रही है मैंने प्यार कर लिया, मैंने शादी भी इसी के साथ करूंगी। तो गलत तो हीर है, कह दो तो हीरो है, कह दो आपको अकल की बात कर रहा है, कोई लॉजिक समझा रहा है, कोई मंतक, आप कह रहे हो कि नहीं जी कह दो बिल्कुल। तो वो क्रिटिक में उसने लिखा कि भाई, उसने शायरी शुरू कर दीजिए, मैं हुंदा वारिस शाह ते लिखदा हीर आकदा कह दोनों मुहाफिज इस्तांदा। सो पूरा एक चैप्टर बना लिया कि मोहब्बत अगर हो तो कम से कम अपने गांव में हो, अपने हसब नसब में हो, अपने खानदान में हो, और अगर माँ बाप की मर्जी से हो जाए तो क्या ही बात है। अब ये मोहब्बत होनी है, की नहीं जानी ना कि मैं उसमें ये सारी कंडीशंस पहले से फिट कर दूं कि हाँ मुझे इतना सब कुछ इकट्ठा मिल जाए, जिसको मिल जाए उसकी क्या ही बात है। तो हीर को क्यों कोर्स से निकाला जाए, या ये डायसेक्शन का जो एक अमल था, उसमें मैंने थोड़ा पढ़ना वढ़ना शुरू किया। काफी तो इन्फॉर्मेशन इसी क्रिटिक में थी, कुछ एक और लोगों से सुन के मिल गई। हीर रांझा के मुतालिक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानी पढ़ी नहीं जाती, ये सुनाई जाती है, जिसका मतलब यह है कि इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हीर शहर की कहानी कभी थी ही नहीं, हीर कहानी थी गांव की। गांव में तो लोग सुना रहे हैं, अब आप करिकुलम से निकालें या करिकुलम में रखें, क्या फर्क पड़ता है, हीर तो मौजूद है। लेकिन आप पर्टिकुलरली कोशिश कर रहे हैं कि करिकुलम से निकालो, क्योंकि गांव में तो लोग इसको सुना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, गा रहे हैं, घर सब कुछ करके घर चले जाते हैं। शहर वालों ने अगर ये कहानी समझ ली तो फिर कुछ होगा। तो शहर वाले को कहानी क्यों नहीं बतानी चाहिए, ये हम थोड़ा सा, अगर आपने नहीं सुना हुआ तो मैं आपको सुनाता हूं। हीर की कहानी तो पता है ना सबको। हीर जो थी वो चौधरी की बेटी थी, और उसका एक पूरा अपना एक गैंग हुआ करता था लड़कियों का, 12-14 लड़कियां जिनके साथ वो गांव में फिरती थी। उसका एक सबसे बड़ा मंजा होता था जिसपे किसी को बैठने की इजाजत नहीं होती थी। हीर का एक्चुअली एक बड़ी टोर थी उसकी गांव में। इस दरमियान में उसको रांझा मिला। रांझे का वाहिद स्किल बांसुरी बजाना था। जैसे आजकल अब लोगों का होता है गिटार बजाते हूं मैं तो जी आर्टिस्ट हूं, या अब एक और बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं स्ट्रगलर हूं। तो मेरा एक दोस्त कहता था मेरे बच्चे हो गो, वो स्कूल जाते हैं, उनसे दूसरे बच्चे पूछते हैं कि अब्बू क्या करते हैं, मैंने उनको क्या बोला, अब्बू स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो अब सारे स्ट्रगलर हैं। रांझा उस वक्त स्ट्रगलर था, बांसुरी बांसुरी बजा रहा था, उसको उसके फन की पजीराई नहीं मिली थी। हीर मिल गई, हीर मिल गई। हीर को उस पर तरस आ गया, हीर ने उसको काम पे भी रख लिया। सिर्फ काम पे नहीं रखा, अब हीर उसको रोज चूरियां भी खिलाती थी। अब चूरी जो है वो भी एक बड़ी पंजाबी या हिंदुस्तानी सी आप कह सकते हैं कि ये हमारा सब चूरी का पता है ना, शक्कर घी, और वो कुछ भी खिला सकती थी ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब बारबेक्यू भी हो सकता था, साग भी हो सकता था, एनीथिंग। लेकिन चूरी ही क्यों थी कहानी में, क्योंकि मिठास है ना। और चूरी आपको आमतौर पे बचपन में आपकी माँ ने खिलाई होती है। ये होती है बड़ी लाड प्यार वाला काम कि आप किसी के लिए चूरी बनाएंगे। तो रांझा जो था, उसके माँ बाप फौत हो गए थे, उसके बाद से वो बेचारा, भाइयों ने भी उसको घर से निकाल दिया था, इनफैक्ट उसने खुद छोड़ दिया था भाभीयों के तानों से तंग आके। तो हीर ने उसको रखा, काम दिया, केयर दी, उसको पैम्पर किया, फिर उससे प्यार किया। अब दोनों को मोहब्बत हो गई। तो चाचे ने यही कहा कि भाई हम तो चौधरी लोग हैं, ये जो है वो एक हमारा कम्मी है, गांव में काम करता है, तो मुझे शादी नहीं करेंगे। और उन्होंने पकड़ के उसकी शादी खेड़ों से कर दी। खेड़ों से जब शादी कर दी तो हीर ने खेड़े के साथ अपना घर बसाने का जो वो था इरादा था उनके माँ बाप का, उसको बिल्कुल नीस्तो नाबूद किया। और वो थोड़े अरसे बाद वहां खेड़े की बहन को साथ मिला के खेड़े के घर से भाग गई। रास्ते में उसको मिला, बेसिकली रांझे का और उसका प्लान था, रांझा गया जोगी बन के उसके गांव में, और हीर गई दम कराने। सो अगर आपने पंजाबी हीर रांझा देखी हो ना, थोड़ा सा मुझे उस पर इख्तलाफ था, क्योंकि उसमें खेड़ा बना हुआ था मुनव्वर ज़रीफ, और मुनव्वर ज़रीफ एक लेजेंडरी कॉमेडियन है, और अगर मैं उसका चेहरा देख के ही सीरियस नहीं हो सकता। तो वो खेड़ा बना हुआ था, तो वो जब वो हीर से उसकी शादी होती है और वो कमरे में जाता है, तो हीर उसको निकाल देती है कमरे से कि दफा हो जा, मैं तुझे अपना शौहर नहीं मानती। तो बाहर आता है तो उसकी बहन कहती क्या हुआ, कहती मुझे लगता है वो तेरी परजाई पे ना बाबे आए हुए हैं। तो वो कहती मेरी बाबे कटनी है। उस सारे चक्कर में वो अपने बाबे निकलवाने जाती है रांझे के पास, जो जोगी बन के आया होता है। हीर भाग जाती है, उसके बाद हीर पकड़ी जाती है,
बहुत रौला पड़ता है, हीर की जिद होती है, तंग आके माँ बाप हीर की शादी रांझे से कर देते हैं। और रांझे से जब शादी होती है तो कैदो लड्डू में जहर मिला के हीर को खिला देता है। हीर मर जाती है, रांझा हीर की लाश देखता है, रांझा भी मर जाता है। दो आशिक मर जाते हैं। बेसिकली ये ऑनर किलिंग की स्टोरी कह लें या जो भी आप कहें कि मुझे कैदों की अना हो गई, जिद हो गई, इस सब के उसमें। अब इस कहानी को दोबारा से देखते हैं और आज की कहानियों से कंपेयर करते हैं। अब हमारे माशाल्लाह ड्रामाज हैं, मुझे भी आपने देखा होगा ड्रामा में काम करते हुए। बहुत रोती हुई लड़कियां, चपेड़ें खाती हुई लड़कियां, साजिशें करती हुई लड़कियां, ये आपको नजर आती हैं। हीर आपको गांव में अपनी 14 लड़कियों के साथ घूमती फिरती दंदनाती नजर आती। यानी 300 साल पहले जो आप कहानी शुरू कर रहे हैं, आपका जो राइटर है वो कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कहेगा जो रिलेटेबल ना हो। हम अभी फिल्म्स बनाते हैं, ड्रामास बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं ऑडियंस के लिए से थोड़ी रिलेटेबल सी बनाओ, ऐसी चीज ना दिखाओ जिसको समझ तो आए ना। तो उस दौर की लड़की को क्या समझ आ रहा था? उसकी हीरोइन कौन थी? उसकी हीरोइन थी वो जो ऐसे खुलेआम फिरती थी, अपनी मर्जी करती थी। उसकी फ्रेंड्स थी, जिसका मतलब है उसका अपना एक सोशल सर्कल था बाहर, उसकी अपनी एक्टिविटीज थी। यहां से हीर रांझा में हीर का इंट्रो हो रहा है, अभी आपकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? रांझा। हमारे हीरो कौन है? चौड़े, छाती, गुस्सा। अब तो खैर वो गेम ऑफ थ्रोन और ये बाकी चीजों के बाद तो बहुत बारबेरिक हीरो हो गए। अब तो हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट हीरो नहीं पसंद। बट एक न्यू वेव जो सिनेमा की चल रही है और इवन सोसाइटी की भी है, उसमें बहुत मैस्कुलिन और बहुत शेवनिस्ट और बहुत मैनली मर्द रिजेक्ट हो चुका है। आपका हीरो सॉफ्ट है। आप अपनी लाइफ में ऐसे आदमी के साथ जाना चाहते हो जो आपको इमोशनली समझ सकता है, आपके लिए वहां पे मौजूद होता है। मतलब उसकी ताकत का मैं क्या करूंगा? अगर मैंने उसके कंधे पे सर रख के रोना है, वो कहे मैं अभी किसी का सर उतार के ला देता हूँ। भाई मुझे किसी का सर नहीं चाहिए ना, मुझे तेरा कंधा चाहिए। तो अब लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि अच्छा हाँ, सॉफ्ट होना भी जरूरी है। रांझा सॉफ्ट था ना, रांझा बांसुरी बजा रहा था। उसने अपने भाइयों से जायदाद नहीं मांगी, उसके माँ बाप मरे, वो लाडला था, उसके भाइयों से फड्डा हुआ, भाभीयों के ताने सुने, उसने घर ही छोड़ दिया। उसने कहा मैं चला जाता हूँ कहीं और, मैं अपनी कोई दुनिया बना लूंगा। वहां उसको मिली हीर। हीर ने कदर की, उसने कदर की हीर के हुस्न की, और हीर ने कदर की उसके आर्ट की। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हीर को देख के रांझे को इंस्पिरेशन मिलती थी, वो धुनें बनाता था, नई से नई धुन बनाता था, उसका अपना एक एवोल्यूशन चल रहा था, और हीर उस एवोल्यूशन को एंजॉय कर रही थी, और चूंकि वो उसका सबब थी तो वो ज्यादा से ज्यादा वहां मौजूद थी। यानी यहाँ पे हीरो और हीरोइन जो एक दूसरे को मिले हैं, अगर आप अपनी बॉलीवुड की फिल्में देख लें या ड्रामास देख लें, ऐसे नहीं वो टकरा के प्यार हो गया या इज्जत बचा ली हुंडों से। एक दूसरे से मिले और एक दूसरे की सेल्फ को और एक दूसरे के टैलेंट को सराह रहे हैं, और यहां से उनकी कहानी बननी शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है? हीर की शादी हो जाती, क्योंकि कैदों को पसंद नहीं, तो हीर की शादी होगी और हीर चली गई खेड़े के पास। खेड़ा जब पहली रात उसके पास जाता है, और वो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी डिपिक्शन एक बहुत फनी सी है कि हीर ने, वो बाहर आके कहता है कि हीर पे बाबे आ गए और ये हुआ और वो हुआ। तो बेसिकली हीर का जो निकाह था वो हीर की मर्जी से नहीं हुआ था। हीर को बेहोश करके, हीर के सर के ऊपर हाथ रख के या उसका गवाह बन के निकाह करवाया गया था। और रिलीजियसली निकाह की दो बुनियादी शर्तें होती हैं। एक कि आपने उसको एक्सेप्टेंस जो है उसको कबूल करना, ठीक है जी, और दूसरा उसका पब्लिकली ऐलान करना। निकाह की ये दो, इस्लाम में ये दो बेसिक चीजें कि आपने किसी को दिल से कबूल करना है और इस बात को आपने पब्लिकली अनाउंस करना है। वो पब्लिकली के बाद 4 बंदे भी हो सकते हैं। सो इस पैराए में हीर का निकाह नहीं हुआ था, क्योंकि हीर ने खुद से अपने दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने यस नहीं कहा था, उसके माँ बाप ने उसको भेज दिया था। जिसका मतलब है कि आज भी जो कि हम फोर्सफुली इधर उधर से लड़की को राजी कर देते हैं कि बस तुम जाओ, यही काम हीर के साथ किया। हीर ने अपना जो खेड़ा, उसका शौहर था, कानूनी तौर पे, मजहबी तौर पे उसने हीर को हाथ नहीं लगाने दिया। आज के दौर में इसको हम कंसेंट कहते हैं। आज के दौर में जब ये हमें थोड़ी सी वेस्टर्न टर्म्स मिलती हैं कि अच्छा एक टर्म मैरिटल रेप भी है,
कि जनाब लड़की का हाँ कहना अहम है, लड़की का नो मीन्स नो है। ये बात वारिस शाह 300 साल पहले हीर के थ्रू कह के जा रहा था। उसके बाद हीर चूंकि जब वो उसको अपना शौहर ही नहीं तस्लीम करती, तो वो तो बुनियादी तौर पे वो एक नामहरम के साथ रह रही है जिसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हीर का वहां से भागना बहुत जरूरी है। तो हीर वहां से भाग जाती है रांझे के साथ, और जब वो भाग जाती है तो वो पकड़ी जाती है तो ये केस राजा के दरबार में चला जाता है। राजा के दरबार में केस ये होता है कि ये किसी के निकाह में है और किसी और के साथ भागी है। मतलब वैसे भी अगर आप भाग के जाओगे तो आज के माशरे में रियायत नहीं है, तो उस दौर के माशरे में भी रियायत नहीं थी। लेकिन अगर आप किसी के निकाह में हो और किसी और के साथ भागे हो तो आपको कोई जरा सी सिंपथी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हीर वहां पे अपना केस लड़ती है। एक तरफ मौलवी होता है, एक तरफ हीर होती है। मौलवी अपना आर्ग्यूमेंट देता है कि मैंने इसका निकाह कराया है, और हीर अपना आर्ग्यूमेंट देती है कि मैंने यस नहीं बोला। इस आर्ग्यूमेंट में हीर वो केस जीत जाती है और राजा फैसला सुनाता है कि इनकी शादी कर दी जाए और पिछला निकाह कैंसिल। अब जब हीर ने बाप को भी मना लिया, गांव को भी मना लिया, समाज को, कानून को, वो हर तरफ से जब जीत गई और आपके पास उसका रास्ता रोकने की कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो आपने उसे कत्ल कर दिया। और यही हम करते आए हैं। यही आमतौर पे सोसाइटी में होता है कि जो भी अपने वक्त के रवाज से थोड़ा सा हट के चलेगा उसका ये अंजाम होगा। तो जब हम हीर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं आज, तो हम कहते हैं कि भाई हीर वो थी जिसने लव को खुद परसू किया, वो रिसीविंग एंड पे नहीं थी, जिसमें आज हम मोस्टली औरत को रखते हैं कि बस एक आशिक होगा और एक प्रिंस होगा, वो सिंड्रेला की जिंदगी में आ जाएगा और सिंड्रेला बस घर पे बैठी हुई है मजलूम, या रोपेंजल किसी उसमें कैद है और वो बालों से चढ़ के कोई नहीं आ रहा तुमको बचाने, तुम खुद हो। ये वारिस शाह का कैरेक्टर है। आज से कई सौ साल पहले वो लव खुद परसू कर रही है। वो जो मर्द चूज कर रही है, खेड़े के पास जमीन भी है, ताकत भी है, पैसा भी है, मर्दानगी भी है, लेकिन वो उसके ऊपर एक बेघर, एक सॉफ्ट आदमी, एक आर्टिस्ट, बांसुरी बजाने वाला, वो उसको प्रेफर कर रही है। जब उसका चाचा उसको कहता है कि वो निचली जात का है, हालांकि रांझा निचली जात का नहीं था, उसने अपनी शनाख्त बदली हुई थी, लेकिन अगर उसने अपनी शनाख्त बदली भी थी तो हीर ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की ना। तो हीर जात पात को भी नहीं मानती थी। तो आपकी कहानी की जो हीरोइन है या जो आपकी कहानी का राइटर है, वो अपनी ऑडियंस को उस वक्त बता रहा है कि न जात अहम है, न पैसा अहम है। अहम क्या है? अहम है कंसेंट। अहम क्या है? अपनी चाहत, और उसके लिए लड़ना। हीर घर से भागी, हीर चाचे से लड़ी, हीर बाप से लड़ी, हीर कोर्ट में लड़ी, हीर आखिर जाके मेरे हिसाब से तो शहीद हो गई ना, उसने अपनी जान दे दी। तो जब इस कहानी को आप इस तरीके से समझेंगे तो ये कहानी तो सारी हीर की है। रांझा इसमें ऐसे सिंड्रेला की तरह बैठा हुआ है ना, सब कुछ तो हीर कर रही है। तो हम आम तौर पे ये कहते हैं कि हीर और रांझा प्यार में मरे, पर मुझे लगता है कि हीर मरी थी अपने प्रिंसिपल्स पे। हीर ने जान ली थी अपनी आइडियोलॉजी पे, अपने प्रिंसिपल्स पे। प्यार में रांझा मरा था, रांझे ने हीर के गम में जान ली थी। हीर ने रांझे के गम में नहीं, हीर ने अपने असूलों के गम में जान ली। सो अब हम जब इस तरीके से समझना शुरू करेंगे तो हमें एक नई तारीख समझ आएगी, हमें अपनी ही सोसाइटी किसी और एंगल से नजर आएगी कि हम कैसे हुआ करते थे, कैसा लिटरेचर पसंद किया करते थे, और अब हम कहां पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें कोर्स से निकालने की कोशिश की गई है। अब आप खुद सोचें कि इस कहानी में शहर की लड़की को इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि शहर की लड़की ने ये सारे सवाल करने थे कि भाई अगर मैं हाँ नहीं बोल रही तो फिर मेरा निकाह नहीं हो सकता, हीर का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं होगा। अगर हीर खुद जाके आई लव यू कह सकती है तो मैं भी कह सकती हूं, मैं क्यों ऐसे बैठी रहूं। ये सब चीजों से रोकने के लिए आपको अपनी ही कहानी से दूर कर दिया गया। हीर सुनाना बंद नहीं की,
हीर को बहुत मजा का खेज सा कर दिया गया। हीर बस अब एक ऐसी ही कहानी है जो एक आम तौर पे एक कंटेम्प्रेरी लव में भी इमेजिन करते हैं। मैं बल्कि अक्सर औकात कहता भी हूँ, लाहौर की जो भी हमारी बड़ी कूल सी आवाम है वो अक्सर ही मिलते रहते हैं सारे बर्गर बच्चे बच्चियां, तो उनको उनके साथ जब भी बात हो रही है तो मैं कहता हूँ यार हीर उसके लिए चूरी बना के लाती थी इस बात में। और ये जो तुम लोग करते हो कि आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग कुछ खा लें, इसमें मैंने कहा क्या फर्क है, तुम मैकडॉनल्ड चले जाते हो वो चूरी ले आती है, काम तो एक ही है ना। बेसिकली तो मिलने जा रहे हो ना, बेसिकली तो आपको किसी की याद सता रही है, बेसिकली तो आपको मोहब्बत यहाँ दिमाग पे आपके सवार है, किसी शख्स की चाहत सवार है, बेसिकली तो यही है ना। इसलिए मुझे ये है कि जो हमारी ये कहानियां हैं भी, अगर हमने ये सुननी भी है, ये हमने पढ़नी भी है, तो हम इनकी किसी एक नई इंटरप्रिटेशन से इसको देखने की समझने की कोशिश करें, तो हमें ना आज भी बहुत सारी जो है ना इसमें ऐसे रिलेटेबल नजर आ जाएगी कि हाँ कहाँ कहाँ मेरा हक मारा जा रहा है और कहाँ कहाँ मुझे अंदाजा ही नहीं कि क्या कुछ मेरा हक था। तो खैर, हीर बहरहाल एक बहुत वेल सेलिब्रेटेड स्टोरी है पूरी दुनिया के अंदर। एक और बड़ी अच्छी कहानी है, वो है सम्मी ढोल। सम्मी ढोल एक ऐसी कहानी है जो मुझे खुद 2-3 साल पहले पता चली और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी हमें फोक लेयर्स पता है और सम्मी ढोल हमें पता ही नहीं थी। तो जिसने मुझसे ये कहानी इंट्रोड्यूस करवाई तो उसने कहा कि ये उसका क्लेम है, मैं चूंकि कोई लिंग्विस्टिक का माहिर नहीं हूं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट उसका ये कहना था कि तो सम्मी और ढोल, सम्मी शम्स रानी लड़की है और ढोल ढोल बादशाह लड़का है। और इस कहानी के मानने वालों का क्लेम है कि जो पंजाबी में लफ्ज है ना ढोल, लवर के लिए, ढोलन, ढोला, ढोलना, ये ढोल बादशाह के बाद आया। पहले ये कहानी आई थी, ये कैरेक्टर था ढोल, इसके बाद फिर ये इतनी मशहूर हो गई या इतनी बड़ी कहानी हो गई कि लवर के लिए ढोल वर्ड यूज होने लग गया। आप लोगों ने सुनी नहीं सम्मी ढोल? सम्मी का बिल्कुल जिक्र है और आपको मिलेगा पोटोहार में, पोटोहारी सम्मी मेरी वाह, हाँ ठीक है, तो वो पोटोहार में आपको मिले। ये कहानी है पोटोहार की बेसिकली। हाँ, ये होता रहता है, ये मैं थोड़ा इधर उधर फ्लोट करता रहता। सम्मी और ढोल की जो कहानी है वो बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लगती फिक्शन है लेकिन इंटरेस्टिंग फिक्शन है। जैसे पद्मावत और उस दौर की जो भी लिटरेचर था ना, उसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज होते थे, हिरन, कबूतर, तोता, बाज, ये परिंदे, जानवर, ये मेटाफर्स थे। तो अब लोग समझते हैं कि ये थोड़ी सी कोई मैजिकल किस्म की कहानियां थी। उस जमाने में उस बंदे ने जिसने भी कहानी को लिखा या सुनाया, उसकी जो भी अडेप्टेशन थी उसके अंदर उसने ये यूज किए, असल में ये सारे कोई ह्यूमन कैरेक्टर्स ही होंगे। तो हुआ ये कि भारत की एक रियासत है ग्वालियर, वहां पे कहते हैं कि जी एक बार कहत पड़ गया और उस कहत में बिल्कुल अनाज खत्म हो गया, लोग परेशान हो गए। तो राजा गया पंडित के पास और राजा ने जाके पंडित से पूछा कि मेरे इलाके में जो कहत आया हुआ है, क्या मैं करूं कि ये कहत खत्म हो जाए और मेरे इलाके के लोगों का भला हो। तो पंडित ने कहा राजा तू इलाका छोड़ दे, बेसिकली तू मनहूस है, तेरा मसला चल रहा है, ठीक है, तो तू चला जाए यहां से। तो खैर वो राजा जो है उसने अपनी रानी को लिया और वो वहां से हिजरत करते करते आके कलर कहार के इलाके में आबाद हो गया। अब जो कलर कहार का इलाका है ये मोटरवे बनने के बाद बहुत मंजर आम पे आया है। अगर आप कभी पाकिस्तान जाएं और आपका जाने का इत्तेफाक हो, पंजाब में इतनी नियरेस्ट, इतनी खूबसूरत जगह कहीं नहीं मिलेंगी जितनी ये खुशाब का इलाका है, सोन वैली। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, झीलें ही झीलें, आबशारें, मतलब हैरान हो जाता बंदा कि पंजाब में इस्लामाबाद से भी पहले आपको आबशारें मिल जाती हैं। सकेसर में तो बर्फ भी पड़ जाती है। तो दो वैलीज हैं, सोन सकेसर। सो पोटहार का ये इलाका है कलर कहार, जहां आके वो ग्वालियर का राजा आबाद हो जाता है, उसकी बेटी होती है। और जो कलर कहार का राजा होता है वो उसको बड़ा, उसकी रॉयल्टी का भी एहतराम करता है, उसको जमीन देता है, उसको जागीर देता है, उसको दोस्त बनाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे रहो। अब ये दोनों यहाँ पे रहने लग जाते हैं। इनकी थोड़े अरसे बाद
जो कलरकहार का राजा है, उसके घर होती है बेटी, और जो ग्वालियर से आया होता है राजा, उसके घर होता है बेटा। और पता नहीं क्यों ये उस जमाने से ये रवायत चली आ रही है, इनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। तो वो दोनों राजे एक दिन बैठे होते हैं और कहते हैं क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। अभी हमारे बच्चे 6-6 महीने साल के हैं, ठीक है, जल्दी बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देते। तो वो तय हो जाता है कि ये दोनों की आपस में शादी होगी। 6-7 साल गुजरते हैं, वो आपस में खेलते रहते हैं, और उसके बाद ये होता है कि ग्वालियर का राजा कहता है कि पीछे ना अब मेरी रियासत मुझे बुला रही है, तो मेरा जाना जरूरी है। तो अब वक्त आ गया कि मुझे अपनी रियासत को दोबारा संभालना होगा। तो वो अपने बच्चे को लेके चला जाता, और यूं शम्स रानी और ढोल में शुरू में मिलते हैं, दोस्ती होती है, और उसके बाद एक जुदाई आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब, क्योंकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते, पर उस जमाने में तो शायद कैलेंडर वैलेंडर भी नहीं थे ना, कोई ऐसा कोई हिसाब किताब, यूसी में रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स तो होते नहीं थे। सीजन्स पे याद रखा हुआ था कि सैलाब में ये हुई थी और वो फलानी जंग में ये हुआ था। तो वो इस तरीके से थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती है शम्स रानी, तो सारी जो उसकी सहेलियां होती हैं उनके या तो मंगेतर होते हैं या उनके लवर्स होते हैं, तो इसका कोई नहीं होता। तो ये इसको ना इसकी सहेलियां छेड़ती होती हैं कि सम्मी तेरा तो कोई है ही नहीं, तू तो लूजर, अकेली तुम सिंगल फिर रही हो पूरे गांव में, बाकी सबके तो मंगेतर भी हैं और आशिक भी हैं। तो सम्मी थोड़ी परेशान होती है। तो फिर सम्मी को पता चलता है कि नहीं, सम्मी की तो मंगनी हो गई भी है, और सम्मी की जिससे हुई है वो तो राजा है वहां का। अब उसके बाद जो कहानी है, मैं सिर्फ, क्योंकि वो इतनी बड़ी दास्तान है, वो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं सुना सकता और सुनाना भी नहीं चाहता ताकि आप उसको पढ़ें। बहरहाल उसमें एक हिरन आ जाता है, उसका नाम हीरा होता है, वो उस हिरन को भेजती है, वो किसी तरीके से मैसेज वगैरह भिजवाती है कि ढोल आए और उससे मिले। ढोल और उसकी मुलाकात होती है। अब जवान हो चुके हैं, अब मोहब्बत और ज्यादा जो है ना वो जोश मार रही है, परवान चढ़ चुकी है। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें तैमूर ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ। अब तैमूर का भी हमें तो अच्छे से ही पता होगा मेरे ख्याल से, हमारा कितना बर्बाद हुआ है। अगर नहीं किसी को पता तो तैमूर ऐसे सेंट्रल एशिया से आया था, चंगेज खान की लेगेसी में से था। जो बाबर बादशाह था, जो मुगल्स थे, ये अपने आप को कहते थे तैमूरी मुगल, कि हम तैमूर की नस्ल से आ रहे हैं, और मीर का टाइटल लगाया करते थे, ये तैमूरी, तो तैमूरी मुगल है। तो वो जो तैमूर था, वो कहते हैं कि उसने उस जमाने में दुनिया की 1/10 पॉपुलेशन कत्ल कर दी। वो एक पागल इंसान था। उसने पूरा ईरान उजाड़ा, सेंट्रल एशिया उजाड़ा, दिल्ली पे अटैक किया, पंजाब पे अटैक किया। वो जिधर से गुजरता था ना, वो बस मौत थी। ऊपर से वो कह दो लंगड़ा नहीं था, लेकिन तैमूर जो था वो लंग था, उसकी टांग भी खराब थी। तो इस सब के बावजूद उसका वो एक खौफ का नाम था। लंडी कोतल में उस तरफ आप जाए ना, हमारा जो केपी का तोरखम का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, तो उस पे कहते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी कीमा बनाने वाली मशीन बनाई हुई थी पहाड़ों में, जिसमें एक तरफ से बंदे डाले जाते थे और दूसरी तरफ से उनका कीमा बाहर निकलता था। ये सिचुएशन थी उस वक्त, जिस वक्त सम्मी और ढोल कहीं पहाड़ों में मिल रहे थे। तो तैमूर पीछे से गर्क करता हुआ जा रहा था सारे खित्ते को। ढोल जो है वो इसको बताता है सम्मी को कि भाई मुझे अब मैं शहजादा हूं, मुझे पीछे अपनी रियासत संभालनी है, मेरा वापस जाना जरूरी है। चंद मुलाकातों के बाद वो वापस जा रहा होता है, तो वो तैमूर का कैदी बन जाता है। तैमूर का लश्कर उसको उठा के ले जाता है। अब ये बात जब सम्मी को पता चलती है, तो सम्मी कहती है कि मैं जाऊंगी और मैं किसी भी तरीके से अपने ढोल को बचा के लाऊंगी। तो सम्मी क्या करती है, सम्मी अपना पूरा ना गेटअप चेंज करती है और वो एक हज्जन बीबी बनती है। उस जमाने में हज्जन बीबी होना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो हज करने जाते थे वो आमतौर पे बहरी जहाज पे पता नहीं कितना कितना ऊंटों पे सफर करके, तो अगर कोई आज हज करने गया तो 6-7 साल बाद वापस आएगा, इस तरह का हज था। तो वो कहती है कि मैं हज करके आई हूं और मैंने गुलामों में और भूखों में खाना तकसीम करना है। तो वो
खाना वाना तकसीम करने जाती और वहां वो पहचान जाती है कि अच्छा ये मेरा ढोल बैठा हुआ है, तो बादशाह से कहती है कि ये खाना मैंने खरीद लेना है गुलाम, ये कितने का बेचते हो? और वो उससे ढोल को लेके निकल आती है। तैमूर को ये बात पता चल जाती है। अब मसला तो कोई भी नहीं है, उसके लिए तो एक गुलाम ही है, तो वो जाने भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए इसलिए भी अना का मसला बन जाता है क्योंकि वो एक शहजादा होता है और पीछे जिस रियासत से वो आ रहा होता है उस रियासत में जो उसकी अपनी रियासत होती है वहां चाचा ने बगावत करके कब्जा कर लिया होता है। तो जो चाचे का लश्कर है वो भी ढोल के पीछे है कि उसने ढोल को मारना है, ढोल को कत्ल करना है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तख्त का दावेदार जिंदा है। और उधर से तैमूर का लश्कर है जो ढोल को ढूंढने निकला है कि मुझे चीट किया है, मेरे साथ चीट किया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो एक तरफ से तैमूर का लश्कर है, एक तरफ से उसके चाचे का लश्कर है, और ये दो आशिक हैं। अब ये जो इलाका है ना पोटोहार, पोटोहार का इल्म है हमें, हमारे पाक स्टडी की बुक में होता था सता मुर्तफा पोटोहार। हाँ, पिंडी, ये सारी बेल्ट यही काउंट होती। तो अगर आप देखेंगे ना तो एक तरफ है झेलम जो पुराना रूट था, तो हम झेलम से जीटी रोड पे से जाएं तो झेलम से होके आप गुजरते हैं, और मोटरवे से जाएं तो कलर कहार से। उसके जो दरमियान की बेल्ट है, यानी समझे 100 मील का इलाका है कि यहाँ पे आपका झेलम है, यहाँ पे कलर कहार है, इसके दरमियान में पहाड़ी मैदानी मिक्स इलाका है। इसी रीजन के अंदर कटास टेम्पल है जो हजारों साल पुराना है। फिर इसी रीजन के अंदर और बड़ी पुरानी जो है ना वो हवेलियां हैं। अगर आपको कभी भी इत्तेफाक हो जाने का, तरकी एक इलाका है, वहां जाके देखें, चुवा सैदन शाह जहां पे कटास है वहां पे इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी माड़ियां हैं, बहुत सारी हवेलियां। रोहतास का है। फिर इसी रीजन में अगर आप झेलम से आगे जाएं तो टिल्ला जोगियां आता है। टिल्ला जोगियां एक ऐसी जगह है कि कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के जो जोगी थे, सारे हिंदुस्तान, उनका जो चीफ था वो यहां बैठता था, और वो हर 4 साल बाद यहाँ टिल्ले की वो एक थोड़ी सी ट्रैकिंग है वो करके आज भी लोग जाते हैं। और टिल्ले के ऊपर कहते हैं सिद्धारथ यानी बुधा वो भी होके गया है, बाबा नानक भी होके गुजरे हैं, रांझा भी होके गुजरा है, यानी जिसने भी जिंदगी में तपस्या की है वो यहां से गुजरा है। सिकंदर जब आया था, अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा लश्कर लेके, और वो नीस्तो नाबूद करता हुआ आया था पीछे पूरी दुनिया को। उसने अफगानिस्तान क्या, ईरान क्या, पीछे पूरा अफ्रीका क्या, वो कहते हैं सिकंदर आया, उसने देखा, उसने फतह किया। और सिकंदर की जो ब्रेक लगी थी, उस जमाने की ग्रीक एम्पायर की जो ब्रेक लग गई थी, वो भी इस खित्ते में लगी थी जहां पर उसके सामने राजा पोरस खड़ा था। वो इसी इलाके का था, और आमतौर पे कहा जाता है कि वो जिंजुआ था, और उसके कबीले के लोग आज भी वहां मौजूद है। राजा पोरस से लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर की, अगेन ग्रीक हिस्ट्री के मुताबिक, तो उसने उसका सर कलम कर दिया था, और ये हो गया था और वो हो गया था, और अलेक्जेंडर के घोड़े गए और उन्होंने सॉल्ट माइंस को चाटा और उन्होंने नमक डिस्कवर किया, और सिकंदर की जो फौजी थे वो हिंदुस्तान की लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो दुपट्टा ईजाद हुआ, और ये जो साड़ी थी ये भी अलेक्जेंडर की साथ जो औरतें आई थी वो पहन रही थी। मतलब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको लगता है अच्छा हमको क्या, मतलब हमें ये भी नहीं पता था हमारे पहाड़ में नमक है, हमारे घोड़े नहीं चाट सकते थे। ठीक है, वो इतनी दूर से मैसेडोनिया से आके उनके घोड़ों ने आके हमारे पहाड़ चाटे, हमारे घोड़ों ने कभी नहीं चाटे। हमें कभी पता ही नहीं चला हमारे पास नमक है, हमें कभी पता ही नहीं चला कि ओह लड़की से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो हमें इसको दुपट्टा पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं था। वो सारी की सारी हिस्ट्री चूंकि ग्रीक्स ने लिखी, और ग्रीक्स ने अपनी शिकस्त छुपानी थी, उन्होंने अपनी वो जो हजीमत है, क्योंकि मुल्तान के करीब उसको चाकू भी, खंजर भी मार दिया था, और कहते हैं जिसने खंजर मारा था वो मल्ली था। मल्ली भी जटों की एक कौम है, तो एक राजे ने उसको शिकस्त दी थी, जट ने उसको, जट दा मुकाबला कोई ना, तो जट ने उसको खंजर मार के जो है उसको वापस भेजा था। यहां उसका ग्रीक एम्पायर का एंड हुआ था। तो वो एंड भी जब आप जाते हैं, जिस रीजन में आप जाते हैं, तो आपको ये रीजन मिलता है। फिर जब शेरशाह सूरी आया है, तो शेरशाह सूरी को सबसे ज्यादा स्ट्रगल इस एरिया में हुई, तो फिर उसने भेरा, इसी से थोड़ा सा आगे जाके एक नया शहर पूरा दरिया के उस पार बनाया। उसने कहा मैं इस भेरे को मानता ही नहीं, ये भेरा वाले मुझे नहीं मानता, मैं एक नया भेरा बनाऊंगा।
जो रोहतास फोर्ट है, अभी अभी जो जिक्र, तो रोहतास फोर्ट एक फौजी किला था, प्रॉपर फौजी किला, वो बादशाह के महल वाला, वो हमारे शाही किले वाला नहीं था कि वहाँ वो क्या कहेंगे उसको, वो अब मुजरा थोड़ा सा बुरा वर्ड है, रक्सो सरूद की महफिलें जो थी वो शाही किले में होती थी। ये एक फौजी किला था। तो फौजी किला क्यों बनाया था? लोग काबू में नहीं आते थे इस रीजन के। और पहले भी मैंने ये बात की कि इस रीजन के लोग सबसे ज्यादा पाक फौज में जाते हैं और आज भी काबू में नहीं है। ठीक है, झेलम की पट्टी, ये सारे लोग हैं। यहां के थे सम्मी और ढोल, और उनका विलन था तैमूर। और ये वाहिद 2 लवर्स हैं जो कत्ल नहीं हुए, सब मर गए। ये इस रीजन के थे, ये जंगे शंगे हजारों साल से लड़ रहे थे, इन्होंने बड़े बड़े जालिम बादशाह देखे थे। वाहिद ये 2 हैं जो तैमूर के हाथ नहीं आ सके, क्योंकि इन्होंने रूप बदल लिया था। तो ये निकले और उसके बाद इन्होंने अपना रूप बदला, और फिर ये कहाँ गए, कहाँ गुम हुए, बस इनकी कहानी थी, ये किरदार मंजरे आम से गायब हो गए। तो मोहब्बत की हर कहानी में आपको कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इस कहानी में जो एक बात मुझे सबसे खास मिली थी, जब मैं लोगों से कहता हूं तो वो अक्सर औकात, लास्ट टाइम भी मैंने जितने लड़कों को सुनाई है, वो एक बार अपनी पार्टनर के बारे में जरूर सोचते हैं कि यार वो तैमूर के दरबार तक चली गई थी। ठीक है, तो प्यार हो और जिगरा हो तो ऐसा हो ना, आपसे एक से दूसरी दफा चाय मांग लें तो आप लोग जो है ना ऐसे मुंह बना लेती हैं अपनी चाय खुद बना लो। अब तो वो स्लोगन भी है ना, अपना खाना खुद गर्म करो। तो कहाँ शम्स रानी थी जो तैमूर के दरबार से हमें ले आई, कहाँ हीर थी जो हमें चूरियां खिला खिला पैम्पर कर रही थी। ठीक है, क्या जिंदगी बन गई हमारी। तो एनी हाउ, शम्स रानी और ढोल बादशाह, सम्मी और ढोल, ये कहानी भी आपको कुछ ना कुछ बताती है। एक तो ये कि आपको उस दौर की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो समझाती है कि क्या चल रहा था। लेकिन जो मैंने शुरू में भी बात की थी ना, कि जब हम वॉर को काउंट करते हैं, लोगों को काउंट करते हैं, नंबर्स को काउंट करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वहां कैसा कैसा किरदार जिंदा था, कैसी कैसी कहानी थी। कि अगर एक आदमी 1/10 पॉपुलेशन कत्ल कर चुका है और आपके सर पे मोहब्बत का जनून सवार है, वो आपको नहीं पकड़ सकता। तो तैमूर के हाथ सम्मी नहीं आई। तो मुझे तो ये कहानी जो है ना, इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो गूगल पे गालिबन एक आधा कोई पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, आप जरूर पढ़िएगा। एक 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगर आप सब यहाँ मौजूद हुए, घर ना चले गए हुए, तो हम बैठ के फिर कुछ और गपशप कर लेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है। मतलब हमारी जो बेसिक कहानी की वो है ना, वो घर से शुरू होती है। तो मुझे ना बचपन में मेरी जो सारी हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो मेरी अम्मी से आई है। अम्मी मुझे बहुत हिस्टोरिकल कहानियां सुनाया करती थी, और मुझे बड़े होके पता चला वो सारी फिल्मों की कहानियां थी। वो मेरे याद है, बीस लोग थी बड़ी सी है। उन्होंने मुझे ना, हम छोटे थे, हमें बताया गया था बस वो वो रात माचन दी ना पे शाहजहां उन्होंने काम में चला की रात की बुढ़ा हो गया। वो क्या तो उससे 13वां बच्चा पैदा करते हुए बड़ी। हाँ, वो बेचारी मुमताज, उसके अलावा भी शाहजहां की बेताजा बीनियां थी। तो वो जब ये ताजमहल बना रहा था, जो भी अपेरेंटली उसके गम में, उसकी याद में, तो कहते हैं कि वो उसने इसके बिल्कुल सामने, ताजमहल के बिल्कुल, ताजमहल दरिया पे था, दरिया के बिल्कुल ऑपोजिट काले रंग का ताजमहल बनाना था, जो चांदनी रात में इसका शैडो लगना था। ठीक है, शुक्र है नहीं बना। क्योंकि मैं अक्सर बैठ के ना, अक्सर हम दोस्त वगैरह बैठे होते, तो जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो मैं ना उनसे अक्सर ही कहता हूँ, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, जहाज नहीं थे, उस तरीके से ठेकेदार नहीं थे, सेंट्रल एशिया से वाइट मार्बल, अफगानिस्तान से वाइट मार्बल आगरे तक पहुंचाने की गारंटी किसने ली होगी? किसने कहा होगा कि मैं लेके आ दूं? बहुत, एक पूरा मुल्क एक काम पे लग गया ना, इसीलिए तो। और ये वो टाइम था जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही थी, उनको मुलाजिम रख रही थी, हिंदुस्तान का सर्वे कर रही थी। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो कहते हैं 2 अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आए हुए थे और वो फिर रहे थे हिंदुस्तान में,
तो वो दिल्ली में ऐसे निकले तो देखा कि बाहर ना किले के बाहर आम लोगों में सोने की अशरफियां बांटी जा रही थी। तो उसने अंग्रेज ने पूछा कि उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा आज हमारे शहजादे की सालगिरह है तो अवाम में सोने की अशरफियां बांटी जा रही। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, दुनिया में कोई बादशाह ऐसा नहीं होता जो आम आवाम में सोने की अशरफियां बांटे। वो जब आगे क्या उसने देखा ऐसा हो रहा है, फिर उसने लिखा लेटर कि इनसे ले लो सब कुछ आके, ठीक है, ये इनको कोई बादशाहों को कोई अकल नहीं, कोई ताजमहल बना रहा है, कोई सोने की अशरफियां बांट रहा है, इस तरीके। लेकिन सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे, ऑफ कोर्स। लेकिन एक चीज है, अब ताजमहल के अगेंस्ट एक ओपिनियन साहिर लुधियानवी साहब की है, बड़ी फेमस, उनकी नज़म है मेरे में से कहीं और मिलाकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये बड़ी एक सोशलिस्ट सी नज़म है, मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है, और मैं भी इस नज़रिए का हूँ कि यार ठीक है, अगर तुम्हारी महबूबा थी, बीवी थी, फौत हो गई, तुम्हें दुख है, कुछ कर लेते, सब तब सारे मुल्क का पैसा वहां ना लगाते। क्योंकि अगर आज इमेजिन करेंगे जरदारी कहे कि मैंने ऐसे 2 ताजमहल बनाने हैं, तो आप उसे बुरा ही कहेंगे। लेकिन ठीक है, हाँ, तो जरदारी कहेगा मैंने बीवी की याद में एक ताजमहल बनाना है, लाड़काने में उसके सामने ब्लैक वाला भी होगा, और दोनों का पैसा स्टेट के पैसे में से आएगा, क्योंकि शाहजहां को खुद तो कमाता नहीं था ना, स्टेट का पैसा था। लेकिन बहरहाल वही ताजमहल 300 साल हो गए, करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है, पूरे शहर को सर्व करता है, पूरे मुल्क को सर्व करता है, और पूरी दुनिया में जो उसके मॉडल्स बना के बेचते हैं। तो समहाउ उस वक्त के हिसाब से शायद मुझे लगता है राइट डिसीजन नहीं था। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो शाहजहां के बारे में मशहूर है, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, अपनी अक्सर अम्मी के साथ भी मैं ये कहता हूँ कि हम सबके अंदर ना एक शाहजहां है। शाहजहां ने दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स बुलाए और उनको कहा मुझे कुछ बनाना है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत बताएं आपने क्या बनाना है। उसने कहा नहीं, मैंने ख्वाब देखा है, उसमें एक बिल्डिंग आई है मेरे ज़हन में, वो चाहिए। उन्होंने कहा आप ख्वाब बताएं। उन्होंने कहा ख्वाब नहीं मुझे याद, तुम लोग ड्राइंग बनाओगे और मैं देखूंगा कि कौन सा मेरा ख्वाब है। तो 15,000 के करीब कहते हैं तस्वीरें उसके पास गई। किसी भी अच्छी तस्वीर पे हाथ रख के कह दिया होगा ये मेरा ख्वाब है, ठीक है, हमारे पास कोई सबूत थोड़ी, उसने तो बताया ही नहीं। तो अक्सर औकात हमारे भी आसपास लोग होते हैं, हमसे इसी किस्म की डिमांड कर रहे होते हैं, जो हम कह रहे हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा अगर आप बता दें। अच्छा, एक छोटी सी बात है, उसके बाद हम करते हैं कि आप लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। हम जब कहानी सुनते हैं ना, तो कहानी सुनने के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कहानी जो सुना रहा है आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है। जब आप उसका कैरेक्टर समझना शुरू करेंगे ना, और आपको उसके जिंदगी में कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस नजर आ रहे होंगे, तो तब ही आपका दिल करेगा कि आप उसकी कहानियों पे बिलीव करें। मैंने जैसे बताया कि मेरे बचपन में मेरी थोड़ी सी अम्मी कहानी सुनाया करती थी। इसके अलावा 1-2 मेरी फैमिली के बुजुर्ग थे, वो हर दफा ना बड़ी महफिल लगाते थे। जैसे आज 12 रबीउल अव्वल है, या मुहर्रम है, या 14 अगस्त है, या 6 सितंबर है, यानी ये जितने भी अहम दिन थे, उस दिन हम वो माजी की सारी कहानियां सुना करते थे। और दिलचस्प बात ये होती थी कि जो हमारे बड़े थे वो सुनाते सुनाते इतने जज्बाती हो जाते थे उन कहानियों में कि मजहबी कहानियां सुनाते हुए कि छुंग गया मुसलमाना दा लश्कर, उठो काफरा ने कहा खलो तारीख, तो रिलीजियस स्टोरीज के अंदर बीच में गालियां शालियां भी जो है वो निकल जाया करती थी। हम कहते थे अच्छा ऐसे कहा था, नहीं एंज तो नहीं क्या सी उन्हें, लेकिन वो कहने का मतलब है इसी। तो ये जो चीज होती है ना, ये बेसिकली एक इंटरेस्ट पैदा कर देती है और समहाउ आप तक बात पहुंच जाती है। मेरा तो ये मानना है कि बात पहुंचा दो, फिर अगला खुद उसको कुरेदेगा और कहीं ना कहीं अपनी जर्नी से, अपनी सर्च से वो वहां तक पहुंच जाएगा। आखिरी और जो एक बात है वो सिर्फ ये है जिसको हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर हम समअप कर सकते हैं। मैं आपके लिए मतलब मेरा जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम अदील है, जो मैं शो के एंड पे बता रहा हूँ, और मेरा ताल्लुक है कोयटा से। तो मेरी ज़िंदगी के 25 साल तकरीबन बलूचिस्तान में गुजरे, वहीं पढ़ा हूँ, वहीं जवान हुआ हूँ, और वहीं आर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनिशियली मैंने एक्सप्लोर की। उसके बाद मैं लाहौर आ गया, NCA से मैंने फिल्म की डिग्री की, और अब मैं इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम करता हूँ और थोड़ा बहुत मैं पाकिस्तान में घूमता फिरता रहता हूँ।
तो अक्सर औकात लोग आके कहते हैं कि यार आप ना एक छोटी सी चीज को भी इतनी बड़ी कहानी कैसे बना लेते हैं। तो भाई आप जब देखेंगे ना, या आप एक थोड़ा सा अपने आप को रूटीन से हट के कुछ करेंगे तो कहानी बच जाएगी। मसलन मेरे अब्बा को ना एक ज़माने में 80s में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डबल सलेंसर बाइक आई थी 175cc। वैसे थोड़ी गुंडो गुंडो वाली बाइक होती थी उस ज़माने में, मिथन जतिंदर ये भी अक्सर चलाते थे अपनी फिल्मों में। तो उसका बड़ा रोब था। वो कोई मेरे अब्बू को बेच के चला गया, अब्बू ने ले ली वो बाइक, कमबख्त हर दूसरे दिन खराब। थोड़े दिनों बाद अब्बू ने उसको रख दिया, उन्होंने यार ये बेकार बाइक। मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि यार ये बाइक और कॉलेज और एकेडमी और लड़कियां, और वो देखेंगी कि बॉय का क्या सीन है। तो अभी से हैवी बाइक पे आता है डबल सिलेंसर की, पूरा उसका कलर भी बड़ा जबरदस्त। मैंने मिन्नतें तरले करके पैसे लेके कि मैंने यही बाइक ठीक करानी है। अबू ने खैर, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको मुख्तसर करके बता देता हूँ कि बड़े उस पर जोखम हुए। वो बाइक कभी एक मिस्त्री के पास मैं उठाऊं, कभी दूसरे के पास लेके जाऊं, कभी एक दोस्त को बुलाऊं, उसको खींचूं। वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो उसका कारीगरी नहीं था, उसका इंजन सब कुछ उसका नापैद हो चुका था। वो असल में ऐसी बाइक है कि वो अब नहीं बनती। वो जब बनी थी उन्होंने तभी कह दिया था कि बस ठीक है, आइंदा नहीं बनानी ये वाली बाइक। तो वो अब वो जिस जिसके पास थी वो मैकेनिक ने उसको अल्टर करके किसी न किसी तरीके से अपग्रेड कर देते थे। तो मुझे एक मैकेनिक ने वो ठीक करके दे दी, बाइक हो गई बेहतरीन। अब मैं बाइक को लेके निकला हूं, वो तेज भाग रही है। आप जवान होते हो, आप थोड़ी सी हैवी बाइक आती जो आपके नीचे से ऐसे निकल रही है ना, तो आप कहते हो यस समय किंग ऑफ द रोड। टूटी भी सड़कें हैं, तेज भगा भी नहीं सकते, थोड़ी देर बाद गियर। मतलब कोयटा में तो मशहूर है कि यार आप अच्छा कहाँ चला लेंगे तेज, तीसरा गियर ही नहीं डलता पूरे शहर में। कहीं भी आप चले, बाहर निकल के आपको बाइक चलानी पड़ती है, गाड़ी चलानी पड़ती है, ये उसकी हालत है। खैर वो मैंने ना कोई 2-1 हफ्ते वो बाइक चलाई, उसमें वो भी 3-4 दफा खराब हुई। आखिरी दफा ऐसा हुआ कि कोयटा में ना हमारा घर बहुत ऊपर था, ऐसे बाकायदा पिंडी में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि शहर यूं अप्स एंड डाउन होते, तो कोयटा में बिल्कुल जो हमारा एरिया था वो ऊपर था। और बाइक बंद हो गई, और मैं उसको जिस तरह खींच के लेके गया, वो हिलती भी नहीं थी, भारी थी। तो मैंने ना उसको सेन में जाके खड़ा किया, मैंने कहा आज के बाद ये बाइक खत्म, ना ये कभी ठीक होगी, ना मैं इसको चलाऊंगा। हालांकि उसमें बहुत छोटा सा फॉल्ट था, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था, वो सिर्फ बंद हुई थी। उसको थोड़ा समय देख लेता, मैंने कहा नहीं, मैंने ये चलानी ही नहीं। 1 साल वो बाइक हमारे सेन में खड़ी रही। फिर हमने घर चेंज किया, सारा सामान उठा लिया। वो बाइक चूंकि खराब चीज थी, वो ना अच्छा इसको अगले फेरे पे, अच्छा इसको अगले फेरे पे, अच्छा इसको अगले फेरे पे, सारा सामान चला गया, गाड़ियां भी चली गई। अब बाइक लानी थी। अब्बू ने बाइक निकाली, वहां पे हमारा एक नेबर था बलोच, उसको कहा यार ये बाइक जरा अपने घर पे खड़ी करते हो। उसने कहा ठीक है। हमने कहा हम ले जाएंगे। 17 साल गुजर गए। 2004 में हमने उसके घर बाइक खड़ी की। रैंडमली मुझे याद आता था और मैं कहता अब्बू मुझे वो बाइक चाहिए, आप वो उस बंदे को फोन करें। अब्बू उस बंदे को फोन करते, वो कहता आपकी बाइक मौजूद है, आके ले जाए। और फिर वो बात आई गई चली गई। अब इस दौरान में जब भी ये बात होती ना, तो उस दरमियान में अब्बू को अम्मी की तरफ से और मुझे भी, लेकिन मैं मेरी खैर है मैं तो बेटा हूं, अब्बू को फील होता होगा, ये बात जरूर सुनने को मिलती थी कि ये है ना आप लोग, इतने ही आप लोग जिम्मेदार हैं कि आप लोगों ने एक चीज उसकी जगह पे रखी, उठाई ही नहीं। अब तो 17 साल हो गए हैं, अब तो बेच भी चुका होगा वो, ठीक है। अब्बू ने कहा 17 साल बाद सुनी। फाइनली मैंने आगे कहा, मैंने कहा मुझे वो बाइक चाहिए। 2022 में मैंने कहा बाइक 2004 की उसको दी थी। हाँ मैं 40 का। तो वो बाइक, मेरे 2 दोस्त गए, उन्होंने वो बाइक उसके घर से उठाई। उस बंदे ने 17 साल से हमारी वो बाइक संभाली हुई थी, और ना सिर्फ संभाली थी, उसने एक ऐसे कमरे में रखी हुई थी कि ना उसको जंग लगा था, ना उसकी चीजें खराब हुई थी। वो बहुत हद तक यूजेबल उस हालत में थी, ठीक थी। उससे हमने वो बाइक उठाई। वो बाइक ट्रेन पे लोड हुई, लाहौर आई। लाहौर आई तो मेरा एक और पठान दोस्त था, उसको मैंने कहा यार ये बाइक बनवाते हैं। तो हमने एक बंदे से एस्टिमेट लिया, तो उसने कहा यार 2 लाख रुपए लगेंगे। मैंने पठान अपने दोस्त को बताया, उसने कहा आपका दिमाग खराब है, आप ये लूट रहे हैं हमें, 2 लाख रुपए हम खुद बनाएंगे। मैंने कहा यार ये
थोड़ा सा मुझे लग रहा है एम्बिशियस हम हो रहे हैं। उसने कहा नहीं। तो पठान आदमी था, बस उसने बात मेरी सुनी। उसने मेरे कमरे में ही ना, लाहौर में एक हमारे पास छोटी सी जगह, उसने मेरी पूरी बाइक खोल दी, और वो जब खुल गई तो हमें एहसास हुआ कि अब तो ये बंद ही नहीं हो सकती। मतलब ये तो, इसका तो बहुत खलारा है। अब वो मिस्त्री के पास गई और अब वो बननी शुरू हुई, और वो उस पठान नहीं बनाई, मेरे दोस्त ने उसने जिम्मेदारी ली। तो एक दिन वो आके मुझे कहता है, यार वैसे वो आपके दोस्त ने 2 लाख रुपए का सही एस्टीमेट दिया था। मैं सर्दी में जलील हो गया हूँ। रोज वो जाता था उधर बिलालगंज, लाहौर में के इलाका है, वहां से पार्ट्स मिलते थे, वहां से लेके आने गुलबर्ग, फिर गुलबर्ग से बिलालगंज जाना। तो एक अच्छी खासी ख्वारी। अब इसमें मेरी अम्मी जो है ना, वो भी मुझे बार बार देख रही कि तू फिर उस, मतलब तुसी प्यो पुत्र फिर उस बाइक के पीछे पै गए। अच्छा, इस दरमियान में जो 17 साल अम्मी ने हमें ताने दिए थे ना कि तुम लोगों के घरों पे अपनी चीजें छोड़ आते हो, और वो पता नहीं पीछे से घुमा भी दी होंगी, उन्होंने फेंक भी दी, 17 साल मेरे बाप ने सुनी। जिस दिन वो बाइक लाहौर पहुंची, उस दिन ऐसा एटीट्यूड था ना मेरे बाप का। उसने कहा, देखा है फिर बलोच को, देखा है फिर बलोचिस्तान के बंदे को, उसकी ईमानतदारी को। मैंने कहा, अबू ये वैसे बात है, मैं ये मानता हूँ, मैं इस मामले में मैं अपने आप को अंडर डेट समझता हूँ बलोचों का। वैसे भी जनरली भी उनका हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रहा है, लेकिन 17 साल उसने बाइक संभाली है। लेकिन इससे पता चलता है कि पिछले 17 साल से बलोचिस्तान की जिंदगी वहीं की वहीं फंसी हुई है। वो बेचारा भी उसी घर में है, उन्हीं हालात में है, उसने भी नहीं स्पेस कोई बदली, कोई कहीं गया। बहरहाल वो बाइक आ गई, और वो बाइक मैंने बना ली फाइनली। और जैसे ही वो बनी तो पेट्रोल इतना को महंगा हो गया कि वो इस वक्त मेरा गाड़ी के बराबर का तेल खर्च करती है। तो वो दोबारा वहीं की वहीं खड़ी है। हाँ, लेकिन अब बलोच के पास नहीं, अब मेरे पास है। सो अब ये देखिए, एक छोटी सी बात है, एक बाइक है, ये तो मैंने उसको 17 साल हमने उसको लिंगर ऑन किया, और वो कहानी बनाते गए बनाते गए बनाते गए। इस दरमियान में 36 और चीजें हुई हैं इसको बनाने के। अच्छा, और जब हम ये बाइक बना रहे थे ना, तो चूंकि हमारी आदत है, हम पाकिस्तान में बैठ के, हम तो उबर के अंदर भी बैठते हैं, तो कहते हैं भाई कितना फिर कमा रहे हो, दिन का हिसाब किताब क्या चल रहा है ना। तो एक एक बाइक अभी बनी नहीं, और हमने ना सोचा यार हम तो बाइकें बना सकते हैं, कल से पुरानी बाइकें ढूंढना शुरू करते हैं। लोगों के घरों में बहुत पड़ी है, ये तो बड़ा बिजनेस है, ऐसे करेंगे, ये होगा वो होगा। तो लेकिन वो बहरहाल एक औखा काम है, बाइक बने ना बने कहानी बन जाती है। ठीक है, कहानी हम सुना लेते। हाँ, वो वैसे ना मेरे लिए बस अब वो इतनी को पुरानी है ना कि उसको जितना भी मैं ठीक कर लूं, वो कहती बस मुझे थोड़ा सा ना एहतियात से हल्की फुल्की राइड हो जाए। बाइक का अभी उसको मैंने सारा खुद ही, हमने उसको कलर वलर भी करवाया है, और ये बिल्कुल एक ट्रेडिशन वहां पे। हाँ, वहां पे ये चीज ट्राइबल वो है। हाँ। अच्छा अच्छा, किस एरिया में? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आबे आबे गुम इन्होंने नाम लिया, ये कोयटा से तकरीबन कोई 2 सवा 2 घंटे पे आता है। 2 घंटे पे मच्छ है, मच्छ के बिल्कुल आबे गुम, आप पानी गुम। हाँ, तो पानी भी नहीं है वहां पे, वो आबे गुम है वो। तेल है, कोयला है, लेकिन वो बहुत वीराना है। तो मुश्ताक यूसुफी साहब की किताब का भी नाम है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा एक बीबीसी की भी डॉक्यूमेंट्री है, ऑडियो ट्रेन, वो पूरे का पूरा उसमें सफर है। कोयटा से जो ट्रेन निकल के किसी जमाने में कलकत्ते तक का सफर बनता है, इतना इतना तवील सफर है। वो गालिबन उन्होंने बीबीसी के उसमें किया। सो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें, जब भी आपको, हमारा मकसद ये कि भाई बस बात को पहुंचा दिया जाए, हल्का सा आइडिया दे दिया जाए। अभी बलोचिस्तान के अगर मैं आपको किस्से सुनाना शुरू करूंगा तो यकीन करें कि वो हमारे लिए कोकाफ के किस्से ही हैं। आपको मैं बहुत सारी चीजें अगर बताऊंगा ना कि वहां पे लोग ऐसे हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो आप कहोगे कि अच्छा। इवन एक मेरा दोस्त कहा करता था कि जब आप लाहौर से कोयटा ट्रेन पे जाते हैं ना, तो आपको लिटरली टाइम ट्रेवल फील होता है। आप बिल्कुल, आप एक ऐसे टाइम में चले जाते हो कि जहां पे
लोगों के पाँव में चप्पल भी जो है, वो जो मंजी का वाहन होता है उससे बनी हुई चप्पल है। बहुत नोमैडिक सी लाइफ है। हमारे कजन, मेरी बहुत बहुत फैमिली लंदन में और यूएस में, यूरोप में ज्यादा है। तो वो हमारे कजन आया करते थे मोस्टली सर्दियों में, उनके पास पाउंड होते थे, पैसा होता था, तो बाकी के सारे ना जमा हो जाते थे। सलमान भाई ऐसी चने की दुकान ढूंढी है ना, आज हम सारे चने करें। वो पूरा महीना ना सहरें चलती हैं। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कश्मीर भी गया था, मीरपुर भी, कोटली भी, मैं वहां सब उनको बोल कर आया हूँ कि यार इतना पैसा कमाते हो बाहर, और पीछे गांव में मुकाबला लगाया है कि चाहे एक इट ऊंचा हो जाए लेकिन मेरा कार नाल दे कार तो ऊंचा होएगा। तो मैंने कहा अगर बाहर जाके उन लोगों में रह के, उनके साथ काम करके, उनके समाज से फायदा उठा के आपने ये नहीं सीखा कि वो कौन सी अच्छी चीजें थी जिसकी वजह से मैं वहां रहता हूं या नहीं रहता, तो वो वापस लाने के बजाय आप कह रहे हो अब मैं और ज्यादा तगड़े से आऊंगा, पहले कोई और चौधरी था अब मैं खुद चौधरी बनूंगा। कोटली मीरपुर आप जा रहे हो, रास्ते में जो बारातें आती है ना, मीरपुरिया है यहाँ पे कोई? चलो अच्छा है, नहीं है, उसने लड़ पड़ना था। बारात, और एक दो नहीं, आप जाएं आपको रैंडम बारातें मिलती हैं जाते हुए। जाहिर है शादियां हो रही होती हैं, लंदन से आते हैं फिर शादियां करते हैं। सबसे पहले आती है रेंज रोवर। रेंज रोवर के पीछे होती है V8, V8 के पीछे होता है डाला, डाले के पीछे होती है क्रोला, और ये सारी एक कलर में होंगी। क्या गैंगस्टर बॉयज बारात लेके जा रहे हो यार, कम ऑन, ठीक है, मतलब हर दूसरे घर में ये काम हो रहा है, ठीक। गाड़ियां, कपड़े, खर्चा, तो यार पैसे वैसे कमाते हो तो किसी सही काम पे लगाओ, ठीक है। पाकिस्तान भी आते हो तो किसी अच्छी पाकिस्तानियों को ना मतलब बताने की जरूरत है। यहाँ बैठ के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी, किसी को भी रैंडम मेरे से आपका पैसा आपका जो जी में आए करे, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस आए और आपको वहां पे एक अच्छा मुल्क मिले तो बड़ा ना पीछे जरा सोच समझ के कुछ इन्वेस्टमेंट करें, पैसे की भी और वैसे इंटेलेक्चुअली भी। उनको समझाएं, उनको कहें छोड़ दो गंदी आते। वैसे मैं ये आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, खुद मैं वो आदमी हूँ कि वो लंदन से मेरा कजन आया हुआ था, तो हम लोग सारे खाना वाना खा रहे, तो उसने खाना खा के ना अपनी प्लेट उठाई और वो खुद जाके किचन में धोने लग गया। तो वो पास ही मेरी एक और कजन बैठी थी, उसने कहा देखा है ये होते हैं मैनर्स। मैंने कहा क्या मैनर्स? हमारी सोसाइटी में मेहमान हमारे किचन में घुसे, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, इसको वापस बुलाओ, ठीक है, और उसको डांटो, इसको बोलो कि हम तुम्हारा, जब हम तुम्हारे पास आएंगे ना हम तुम्हारे रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे हमारे चल रहे, क्योंकि मुझे खुद उठ के अपनी प्लेट नहीं धोनी अपनी खाला के घर, आदत नहीं है ना हमें। लेकिन अब समाज बदल रहा है, अब वहां भी समाज बदल रहा है, तो अब ये जरूरत है कि उनको भी, बजाय इसके कि वो आपसे यही मांगते रहेंगे, फॉर श्योर आप जब भी पीछे किसी से बात करेंगे उसे यही कहना है कि मुझे भी बताओ तरीक़ाकार आने का, इमिग्रेशन का। हाँ, मुझसे रास्ते में सबवे में कितने लोग पूछते हैं कि आपकी होगी PR में, मैंने कहा भाई नहीं इमिग्रेशन का पूछते हो, कहते कनाडा आए मैं तो डेफिनेटली ढूंढ रहा होगा। पिछले दिनों बल्कि वो आगा जी पता नहीं कहाँ गए, आगा जी के साथ में बैठा था, मैंने कहा आगा जी मिल्टन बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ, मिल्टन बहुत प्यारा था। कहते मिल्टन तो मुल्तान हो गया। मैंने कहा हाँ मुझे वो पता चल रहा था, सारे जाए देसी ये कहते हैं अंग्रेज गया वहां से भाई, कूच कर गया। उसने कहा नहीं, ठीक है, तो वैसे ही अच्छा है, ऐसा थोड़ा खुशी होती है दिल को, भगा रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे भी ज्यादा होते हैं ना हम लोगों के, हमारे और भी काफी फवायद है। सो नहीं अच्छा है, आप लोग खुश रहे। मुल्तान नहीं मुल्तान तो बहुत हसीन है, मैं तो बहुत गया हूँ मुल्तान भावलपुर, साउथ, आप साउथ पंजाब से थे, आप मुल्तान से यार मिल्टन फिर बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया। नहीं हाँ ऑनलाइन तो मेरी नेटवर्क भी बहुत लिखी हुई है, ऑनलाइन की इंफॉर्मेशन में नहीं जाना। Thank you so much, Adil. A big round of applause for Adil. I would like to recognize here the Board of Directors for Canadian Community Arts Initiative, Nen Amin, our dear Ajay Gupta Saab,
Arshad Mahmood, the founder of the organization. We are completing our 20th year of Canadian Community Arts Initiative this year. Mosaic Festival's 19th year हमने अभी celebrate किया है. Hope आप लोगों में से ज़्यादातर लोग आए होंगे. अगला साल हमारा 20th year है. हमारी फेस्टिवल के साथ जुड़े रहिए, हमारी मुख्तलिफ इवेंट्स के साथ जुड़े रहिए. ऑलरेडी आप लोगों को हेड्स अप दे रही हूँ, अगले साल सितंबर में विलियम डालरिम्पल की नई किताब हम लोग लॉन्च करेंगे मिसिसागा में दिस टाइम. और इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स 20th एनिवर्सरी को लेके होंगे. आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मिलेगी. आप सबका बहुत शुक्रिया. लेकिन अदील, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ना सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए ये इतनी खूबसूरत कहानियाँ, इतना खूबसूरत बयान पेश किया, बल्कि ऑल्सो कि आपने जिस तरह हमारे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और जिस तरह उसके ऊपर एक नजर रखी. हम आपका क्रिटिक सुनने के लिए मजा आ गया. बहुत मेला था, मैंने बताया था मेला, मुझे बहुत मजा आया. तो आपका बहुत शुक्रिया. आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे, कामयाबी दे. आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की कहानियाँ, बड़े सगीर की कहानियाँ हमें सुनाते रहें. हम आपको देख के हमारे भाई भी इंस्पायर्ड हैं और हम आइंदा इनसे भी कहानियाँ सुनेंगे. इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. आई वुड लाइक टू रिकग्नाइज, यहाँ पे महानूर बैठी हुई हैं फ्रॉम विरासत. ये एक यंग पाकिस्तानी बच्चों का ग्रुप है जो कि बहुत प्यारी इवेंट्स करता है, ऑर्गेनाइज करता है. इनकी भी वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे और इनको सपोर्ट कीजिए. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. कनाडा जिंदाबाद. आप लोग